नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब और कैसे चल रही है आपकी स्टडी। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और आपकी स्टडी एकदम शानदार चल रही होगी। तो बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12th के बारे में और बोर्ड एग्जामिनेशन 2025 के बारे में। बच्चों, अगर आप लोग इस बार क्लास 12th में हैं और आपको बोर्ड एग्जामिनेशन 2025 अगर आपको बोर्ड एग्जाम 2025 देना है तो आज का ये वीडियो जो है आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के इस वीडियो के अंदर हम बोर्ड एग्जाम 2025 में आने वाले दो सब्जेक्ट को लेकर चर्चा करने वाले हैं। दो सब्जेक्ट आपके रहेंगे क्लास 12th केमिस्ट्री और क्लास 12th बायोलॉजी। और जो आपका बायोलॉजी है, इस बायोलॉजी में आपके क्या क्या टॉपिक आपको पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, सारा कुछ हम लोग बताने वाले हैं। बस आपको ध्यान से समझना है, हर एक चीज़ को अच्छे से समझ लेना है, ताकि आप जब बोर्ड एग्जाम 2025 दे रहे होंगे वहाँ पर आपका कोई भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, तो हर एक क्वेश्चन को, हर एक टॉपिक को अच्छे से समझेंगे और हम लोगों को जो भी टाइम बचा है, जो भी टाइम हमारे पास है, अब हमें ये नहीं सोचना है कि हमारे पास कितना टाइम है। हमारे पास जो भी टाइम है उसमें हमें सिर्फ एक टारगेट लगा के चलना है कि जब तक बोर्ड एग्जाम हो नहीं जाता तब तक हमें पढ़ना है। और पूरे साल की जो तैयारी है वो हमें संपूर्ण तैयारी कर लेनी है, ताकि हम बोर्ड एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकें। बट हमें वो टॉपिक पढ़ लेना है जो बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब हम कंप्लीट सिलेबस जो है उसको पूरा नहीं कर पाएंगे। 100% सिलेबस हम लोग, जो भी 100% सिलेबस है वो हम लोग कवर अप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उतना टाइम अब नहीं बचा है। इतने समय में आपको वो टॉपिक पढ़ना है, वो टॉपिक मैं आपको पढ़ाऊंगा जो आपके बोर्ड एग्जाम 2025 के आपके पेपर में मिलने वाले हैं। तो हम वो टॉपिक पढ़ लेंगे जो आपके बोर्ड के एग्जाम में आने वाले हैं और आ जाएंगे, हम उनको लिख कर आ जाएंगे। और आज के इस वन शॉर्ट वीडियो के अंदर हम इन दो सब्जेक्ट को, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी को एक साथ पढ़ेंगे और इन सभी के क्वेश्चन को कवर अप करेंगे, ताकि आप बोर्ड एग्जाम में अच्छा कर पाओ। जिसमें हम बात करेंगे चाहे आपके अति लघुत्तरीय प्रश्न होते हैं या फिर आपके लघुत्तरीय क्वेश्चन होते हैं और आपके दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन, और कुछ जो हमारे केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी में जो नियम आते हैं, रूल आते हैं, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि नियम और रूल काफ़ी ज़्यादा बोर्ड के पेपर में पूछे जाते हैं। वो चाहे हम बायोलॉजी की बात करें, वो चाहे हम केमिस्ट्री की बात करें। केमिस्ट्री में कुछ ज़्यादा ही नियम है, बायोलॉजी की अगर हम बात करें तो उतने नहीं है, बट दोनों में नियम हैं और इन दोनों को हमें अच्छे से पढ़ना है, ताकि हम बोर्ड एग्जाम में अच्छा कर पाए। ठीक है बच्चों, तो आइए हम एक एक सब्जेक्ट का निपटारा करते हैं और सभी क्वेश्चंस का रिवीजन कर लेते हैं। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग बात करेंगे क्लास 12th केमिस्ट्री के बारे में, फिर हम लोग बात करेंगे बायोलॉजी के बारे में। देखो, केमिस्ट्री में जो हमारा पहला टॉपिक है, राउल्ट का वाष्पदाब अवनमन नियम लिखिए। नियम है जो राउल्ट थे, इन राउल्ट का वाष्पदाब अवनमन लिखना है तथा इसकी सीमाएं भी लिखिए। और ये जो क्वेश्चन है आपके बोर्ड के पेपर में अगर पूछा जाता है तो 3 नंबर में या फिर 5 नंबर में पूछा जाएगा, तो इसको ध्यान से समझ लो। देखो बच्चों, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए राउल्ट का नियम होता क्या है, यानी कि जो राउल्ट का नियम है, इस राउल्ट के नियम के बारे में आपको पता होना चाहिए। देखो, सबसे पहले हम हेडिंग लगाएंगे राउल्ट का नियम, फिर लिखेंगे इस नियम के अनुसार। किस नियम के अनुसार? राउल्ट के नियम के अनुसार। क्या लिखा है? किसी विलयन के वाष्प दाब का, कोई भी विलयन है, इस विलयन के वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन विलेय पदार्थ के मोल प्रभाज के बराबर होता है। कोई भी विलयन है, उस विलयन के वाष्प दाब जो होता है उसका अपेक्षित जो अवनमन होगा, जो विलेय पदार्थ होता है, हमारे पास अगर कोई विलयन है उसमें दो चीजें होती हैं, एक विलेय होता है और दूसरा विलायक होता है। तो यहाँ पर क्या है? विलेय पदार्थ के मोल प्रभाज के बराबर होता है। सूत्र होता है P-PS/P, N1/N1 + N2। N1 क्या है? ये विलेय के मोल है और N2 क्या है? विलेय और विलायक के मोल है। यानी कि इसको हम कहेंगे, इतना वाला जो इधर है इक्वल टू के इधर है, इसको हम मोल प्रभाज कहते हैं। ये मोल प्रभाज का सूत्र है। ठीक है, वहीं पर P क्या है, PS क्या है, N क्या है, N1 क्या है, इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। जहां पर P जो है विलायक का वाष्प दाब है, जो आपका P है, ये P जो है विलायक का वाष्प दाब है। वहीं पर जो PS है, या कहीं कहीं पर P0 भी मिल सकता है, तो P0 या PS जो है विलयन का वाष्प दाब है। याद रखेंगे, P क्या है? विलायक का वाष्प दाब है और PS जो है विलयन का वाष्प दाब है। ठीक है, वहीं पर जो N1 और N2 है, N1 क्या है? विलेय के ग्राम अणुओं की संख्या है। जो आपका N1 है, जो आपका विलेय है, इस विलेय के ग्राम अणुओं की संख्या है। वहीं पर बच्चों जो आपका N2 है, ये विलायक के ग्राम अणुओं की संख्या है। आई होप आपको PS और P और इस सूत्र के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये जो सूत्र है, ये नियम है, इसे आपको अभी याद रख लेना है, इसका स्क्रीनशॉट आपको ले लेना है, पढ़ के याद करेंगे। ठीक, फिर इसी सूत्र में कह रहा था इसकी सीमाएं भी लिखिए, यानी कि जो राउल्ट का नियम है इसकी आपको सीमाएं भी बताना। तो राउल्ट के नियम की सीमाएं आप हेडिंग डालेंगे। राउल्ट का नियम तनु विलयनों पर लागू होता है। जो राउल्ट का नियम है वो तनु विलयनों पर लागू होता है। ठीक है,
सांद्र विलयन राउल्ट के नियम से विचलन प्रदर्शित करते हैं। जो आपके सांद्र विलयन है, इस सांद्र विलयन जो है राउल्ट का जो नियम है उस राउल्ट के नियम से क्या करते हैं, विचलन प्रदर्शित करते हैं। यानी कि राउल्ट का जो सांद्र विलयन है वो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते। ठीक है, यह नियम केवल आवासशील पदार्थों के विलयनों पर लागू होता है। ये जो नियम है, कौन सा नियम, राउल्ट का नियम, यह नियम केवल आवासशील पदार्थों के विलयनों पर ही लागू होता है। ठीक है, वैद्युत अपघट्ट के विलयनों पर राउल्ट का नियम लागू नहीं होता। जो वैद्युत अपघट्ट के विलयन हैं इन विलयनों पर राउल्ट का नियम लागू नहीं होता है। आई होप आपको ये जो 3 क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन था पूरा, ये अच्छे से समझ में आ गई होगी। इसके जो राउल्ट का नियम था इसकी हमने 3 सीमाएं भी आपको बता दी। इस पूरे क्वेश्चंस को अच्छे से समझ लेना है ताकि अगर बोर्ड के पेपर में आता है तो हम इसको इजीली से लिख पाएँ। आई होप आपको अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। अब हम बात करते हैं, हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि विद्युत लेपन को उदाहरण द्वारा समझाइए। यानी कि जो बच्चों आपका विद्युत लेपन आता है, कभी कभी बोर्ड के पेपर में पूछ लिया जाएगा कि विद्युत लेपन पर टिप्पणी कीजिए। क्या होगा कि विद्युत लेपन पर टिप्पणी कीजिए या विद्युत लेपन को उदाहरण द्वारा समझाइए। इस तरीके से क्वेश्चन आपके बोर्ड के पेपर में आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन है बच्चों ज्यादातर बोर्ड के पेपर में 1 नंबर में पूछा जाता है। ठीक है, विद्युत अपघट्ट द्वारा, कोई भी विद्युत अपघट्ट है, उस विद्युत अपघट्ट द्वारा एक धातु पर दूसरी धातु की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को विद्युत लेपन कहते हैं। यानी कि विद्युत अपघट्ट द्वारा एक धातु है, उस एक धातु के ऊपर पतली परत चढ़ाने की जो प्रक्रिया है, कोई भी एक धातु है उसके ऊपर दूसरी धातु की अगर हम पतली परत चढ़ा रहे हैं, इसकी एक जो प्रक्रिया है इसको ही हम विद्युत लेपन कहते हैं। जैसे अगर हम उदाहरण के तौर पर बात करें, इसका एग्जाम्पल के तौर पर बात करें तो कापर धातु पर जिंक की एक पतली परत चढ़ाना, आपने कई सारे ऐसी चीज़ देखी होंगी कापर की होती हैं बट उस पर जिंक की एक पतली परत चढ़ी होती। आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगला बच्चों परासरण क्रिया में, जो परासरण की क्रिया होती है इसमें अर्धपारगम्य झिल्ली का क्या महत्व होता है समझाइए। यानी कि जो परासरण की क्रिया हो रही है, इस परासरण की क्रिया में अर्धपारगम्य झिल्ली, इसका क्या महत्व होता है, इसकी क्या उपयोगिता होती है। देखो, अर्धपारगम्य झिल्ली शुद्ध विलायक के छोटे आकार के कणों को बाहर निकलने देती है। यानी कि बच्चों जो अर्धपारगम्य झिल्ली है यह शुद्ध विलायक के छोटे आकार के जो कण हैं उनको तो बाहर निकलने देती है, जबकि विलय के अशुद्ध बड़े आकार के कणों को बाहर निकलने नहीं देती है। समझ में आ गया। यानी कि अर्धपारगम्य जो झिल्ली है ये शुद्ध विलायक जो होता है उसके छोटे आकार के जो कण होते हैं उनसे कहता है तुम बाहर निकल जाओ, बट विलय जो होता है, इसके जो विलय होगा इसके जो बड़े आकार के अशुद्ध होते हैं, इनके बड़े आकार के जो कण है उनसे कहता है नहीं बाबा तुमको नहीं जाने देंगे। ठीक, एक आपका रिएक्शन आती है बोर्ड के पेपर में, 1 से 2 रिएक्शन भी इनको समझ लो, अन्यथा मैंने रिएक्शंस तो इतनी पढ़ा रखी हैं आपको देखते ही याद हो गई होगी। क्लोरोबेंजीन से डीडीटी, अगर आपने रिएक्शंस का वीडियो नहीं देखा तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डलवा दूंगा, सारी रिएक्शंस का वीडियो वहाँ पर मिल जाएगा, आप देख लेना। मैं कहता हूँ रिएक्शंस के आप बादशाह बन जाएंगे। क्लोरोबेंजीन से हमें बनाना है डीडीटी। अब देखो क्लोरोबेंजीन के हम 2 अणु लेते हैं, इसको क्लोरल के साथ अभिक्रिया कराते हैं। यहाँ पर H2SO4 लिखा हुआ है, आपको याद रहता तो आप लिख दें, नहीं याद रहता तो कोई इतनी बड़ी वो नहीं है कि आपको याद ही होना चाहिए, याद रहता तो आप जरूर लिख देंगे। CCl3CH ए आपका जो है इसको आप इधर इस तरीके से जोड़ देंगे। कभी कभी क्या होता है मैं बता देता हूँ, देखो इसके एरो 2 निकले होते हैं और C6H4 लिखा होता है तो वो भी, और H4Cl इस तरीके से दिया रहेगा तो वो भी सही है, बट हमें थोड़ा आसान लगता है, अच्छा लगता है रिंग के अंदर बनाने, और जल आपको निकाल देना है। और ये जो रिएक्शन है क्लोरोबेंजीन से डीडीटी, कैसे प्राप्त करोगे क्लोरोबेंजीन के डीडीटी, उसमें पूछी जाती है। ठीक है, अगला बच्चों कैसे प्राप्त करोगे एसीटोन से क्लोरोफॉर्म। देखो एसीटोन एक सूत्र होता है जिसका सूत्र होता है CH3COCH3, इससे में प्राप्त करना रहता है क्लोरोफॉर्म CHCl3। तो इसके लिए हम क्लोरीन लेते हैं और कोई एक क्षार लेते हैं। क्षार आप पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ले सकते हैं और यहाँ पर हमने लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड, कोई भी आप ले सकते हैं। अगर आप पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं तो आपका यहाँ पर KCl निकलेगा, अगर आप सोडियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं तो NaCl निकलेगा। ठीक है, और यहाँ पर अगर आप K लेते हैं तो आपका K निकलेगा पोटेशियम एसीटेट, वैसे यहाँ पर सोडियम एसीटेट निकला है। ठीक है, आई होप आपको ये दोनों रिएक्शंस हैं जो अच्छे से समझ में आ गई होंगी। इस तरीके से अगर कोई भी रिएक्शन आती है आपके बोर्ड के पेपर में तो आप इजीली से उसको सॉल्व कर पाएंगे, बना लेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, अगला हमारा क्वेश्चन है कि कोलराउस का नियम क्या है। सबसे पहले आपको बताना है कोलराउस का नियम क्या है।
तथा, या फिर आपसे बोर्ड के पेपर में सेम क्वेश्चंस को दो तरीके से पूछ सकता है। कोलराउस के नियम को समझाइए, यानी कि जो कोलराउस का नियम है इसको समझाना है तथा इसके अनुप्रयोग उदाहरण सहित आपको लिखना है। इसके अनुप्रयोग जो है इनको भी आपको उदाहरण के द्वारा समझाना है। तो देखो बच्चों, सबसे पहले अगर आपको कोलराउस का नियम पता है तो इस नियम पर आधारित आप कोई भी क्वेश्चंस को इजीली से सॉल्व कर पाओगे। देखो इस नियम के अनुसार, किस नियम के अनुसार? जो आपके कोलराउस का नियम है, इस कोलराउस नियम के अनुसार किसी विद्युत अपघट्ट की, कोई भी विद्युत अपघट्ट है तो किसी भी विद्युत अपघट्ट की अनंत तनुता पर याद रखेंगे, किस पर? अनंत तनुता पर चालकता इसके धनायन तथा ऋणायनों की मोलर चालकताओं के योग के बराबर होती है। समझो, फिर एक बार समझ लो, किसी भी विद्युत अपघट्ट की अनंत तनुता पर जो चालकता होगी वो इसके धनायन तथा ऋणायन जो होते हैं इनकी मोलर चालकताओं का जो योग होगा उसके बराबर होती है। यदि प्रत्येक चालक इसको याद रखना चाहें, देखो मैं आपको दो कंडीशन बता रहा हूँ, आपकी परिभाषा यहाँ तक समाप्त हो गई है। अगर आपको ये याद रखना है, आपको थोड़ा अच्छा लिखना है तो आप इसको याद रखें, अन्यथा आप यहीं तक छोड़ दें, आपको नंबर पूरे मिलेंगे। यदि प्रत्येक चालकता पद को विद्युत अपघट्ट सूत्र में उपस्थित संगत आयनों की संख्या से गुणा किया जाए तब, ये आप याद रखें या ना याद रखें, बट आपको इतना याद रखना है, किसी भी विद्युत अपघट्ट की अनंत तनुता पर चालकता इसके धनायन और ऋणायनों की मोलर चालकताओं के योग के बराबर होती है। ठीक है, अगर बच्चों एग्जाम्पल के तौर पर हम समझाएं आपको तो लेमडा एम इक्वल टू हो जाएगा, अनंत तनुता पर मोलर ए इनफाइनाइट का निशान बना है, एचसीएल जो हो जाएगा इसके धनायन और ऋणायनों के योग के मोलर जो योग होता है इसके बराबर होती है। अगर बच्चों इसके अनुप्रयोग यानी कि जो उपयोग या फिर हम अनुप्रयोग कहें इनकी बात करें तो देखो, अनंत तनुता पर दुर्बल विद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता ज्ञात करना। देखो ये आपको पता है, हमने परिभाषा में पढ़ा है, अनंत तनुता पर मोलर चालकता हम ज्ञात करते हैं, बट अगर हम इसका उपयोग लिखेंगे तब भी हम वही चीज लिखेंगे। अनंत तनुता पर दुर्बल विद्युत अपघट्टों की मोलर चालकता ज्ञात करने में इसका प्रयोग करते हैं, किसका? कोलराउस के नियम का। दुर्बल विद्युत अपघट्टों के वियोजन की क्षमता की गणना भी हम इसी के आधार पर कर सकते हैं, कोलराउस के नियम की सहायता से हम कर सकते हैं। तो कोलराउस के नियम के जो उपयोग हैं या जो अनुप्रयोग हैं, बात तो ये की है, तो ये आपको दो उपयोग या अनुप्रयोग जो है याद रख लेना है, क्योंकि यहाँ से अनुप्रयोग या अनुप्रयोग पर भी क्वेश्चन बोर्ड के पेपर में पूछ लिया जाता है। और जब इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा कम से कम 3 या फिर 5 नंबर में जरूर पूछा जाएगा। ये 1 नंबर का क्वेश्चन नहीं है, ये चीज़ आपको याद रख लेना है। मैं बताता हूँ आपको, क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट है, इन सभी क्वेश्चंस को तो 100% याद ही रखना है, अन्यथा आपको मैं इससे ज़्यादा भी पढ़ाऊंगा और भी क्वेश्चन इस सिलेबस, इस चैप्टर में और इस सब्जेक्ट के अंदर पढ़ाऊंगा, बट आपको कम से कम इतने क्वेश्चन तो अभी पढ़ ही लेना है। आगे भी मैं जिन क्वेश्चंस को पढ़ाने वाला हूँ सारे क्वेश्चंस आप रिवीजन करते जाएंगे। मैं कहता हूँ, मैं आपको इतना विश्वास दिलाता हूँ कि आप इजीली से बोर्ड के एग्जाम में अच्छा करके आएंगे। ठीक है बच्चों, अब हम बात करते हैं जो अगले क्वेश्चन हैं उनकी। देखो अगला क्वेश्चन है बच्चों, संक्रमण धातुएं सामान्यतः रंगीन यौगिक बनाती हैं क्यों? और एक क्वेश्चन जो है 1 नंबर में अति लघुत्तरी में आपसे पूछा जा सकता है कि संक्रमण धातुएं सामान्यतः रंगीन यौगिक बनाती हैं, ऐसा क्यों होता है, इसके बारे में आपको बताना है। तो देखो बच्चों, हम अगर बात करें मोस्टली संक्रमण धातुओं की, तो संक्रमण धातुएं रंगीन यौगिक बनाती हैं क्योंकि इनमें आयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। कैसे इलेक्ट्रॉन? आयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, और सबसे बड़ा यही कारण है। आई होप समझ में आ गया होगा। छोटी सी डिफिनेशन है, बहुत सरल है। मोलर चालकता क्या है? मोलर चालकता जिसको लैम्डा एम से हम लोग प्रदर्शित करते हैं, क्या है? देखो, किसी विद्युत अपघट्ट पदार्थ के, कोई भी विद्युत अपघट्ट पदार्थ है, इस पदार्थ के 1 मोल द्वारा, किसके? 1 मोल के द्वारा उपलब्ध कराए गए आयनों की चालकता, इसके 1 मोल के द्वारा उपलब्ध कराए गए जो आयनों की चालकता होती है उसे बच्चों हम मोलर चालकता कहते हैं। और आपको पता होना चाहिए मोलर चालकता को हम लोग इसे लैम्डा एम से प्रदर्शित करते हैं, और एक सूत्र पढ़ा होगा, लैम्डा एम इक्वल टू एक्स इंटू 100/c, और इम्पोर्टेंट है, इसी सूत्र को मॉडिफाई करके आवश्यकता अनुसार हम उसको बना लेते हैं। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ नोट में दिखाई दे रही है, मैं कहता हूँ मेरे नोट्स में आपको जो चीज़ नोट में मिलती है, जिसके नोट में मिलती है उसको आप चाहे याद रखें या ना रखें, बट आपको नोट वाली चीज़ें तो जरूर याद रखनी है, क्योंकि नोट में वो चीज़ें लिखी जाती हैं जहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है। डायरेक्टली कोई इधर का ना उधर का डायरेक्ट क्वेश्चन बनने के चांस रहते हैं, वो चीज़ें नोट्स में लिखी जाती है। देखो, विद्युत अपघट्ट पदार्थ के विलयनों की सांद्रता घटाने पर विलयन की चालकता तथा मोलर चालकता का मान बढ़ता है। देखो, अब एक क्वेश्चन कैसे आपसे पूछा जाएगा कि आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ लिया जाएगा, विद्युत अपघट्ट पदार्थ के विलयनों की सांद्रता बढ़ाने पर, विलयनों की सांद्रता घटने पर विलयन की चालकता का मान बढ़ता है या घटता है या स्थिर रहता है या कोई परिवर्तित नहीं होता, ऐसे आपको ऑप्शन दिखाई देंगे। तो चालकता तथा मोलर चालकता का मान क्या होता है? इसमें बढ़ जाता है। इस चीज़ को याद रखेंगे, क्योंकि अगर क्वेश्चन आता है तो आप इजीली से इसको लिख कर आएंगे। ठीक है, समझ में आ गया होगा आई होप।
इलेक्ट्रोड विभव पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है, इस पर आपको संक्षिप्त टिप्पणी करना है, यानी कि इसके बारे में आपको शॉर्टकट में बताना है। देखो, जब किसी धातु की क्षण को, कोई भी धातु की क्षण है, कॉपर की, एनीथिंग, किसी भी धातु की क्षण को उसी धातु के रबड़ के जलीय विलयन में डुबोया जाता है। उसी धातु के रबड़ का जलीय विलयन जो होगा, लवड़ का जलीय विलयन जो होता है उसमें डुबोया जाता है। तो धातु की क्षण और विलयन के मध्य में उत्पन्न होने वाले विभव को, उस धातु की क्षण और विलयन के मध्य में एक विभव उत्पन्न हो जाता है। इस उत्पन्न होने वाले विभव को इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं और इसे इलेक्ट्रोड विभव को हम ई से प्रदर्शित करते हैं। ये जो इलेक्ट्रोड विभव है इसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं, ई से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल ई से। याद रखेंगे क्योंकि इलेक्ट्रोड विभव पर भी क्वेश्चन बोर्ड के पेपर में आप लोगों से पूछे जा रहे हैं। कई सालों में आप देखेंगे पेपर उठा के, क्वेश्चन पेपर या फिर मॉडल पेपर आप लोग सॉल्व कर रहे होंगे, वहाँ पर एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है शून्य कोट की अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, उदाहरण द्वारा समझाइए। देखो बच्चों, शून्य कोट की अभिक्रिया, प्रथम कोट की अभिक्रिया, द्वितीय कोट की अभिक्रिया, अर्धआयुकाल के बारे में क्वेश्चन बोर्ड के पेपर में पूछा जाता है। तो अर्धआयुकाल हो गया, प्रथम कोटि हो गया, इनकी चर्चा तो हम जब न्यूमेरिकल पढ़ते हैं वहाँ पर कर लेते हैं, बट हमें शून्य कोट की चर्चा जरूर करना चाहिए। देखो, वह अभिक्रिया जिसकी प्रगति में, एक ऐसी अभिक्रिया जिसकी प्रगति में अभिकारक के किसी भी अणु का सांद्रण परिवर्तित नहीं होता है, यानी कि ऐसी अभिक्रिया जिसकी प्रगति में अभिकारक के किसी भी अणु का सांद्रण जो है परिवर्तित नहीं होता है। याद रखेंगे, क्या होता है, सांद्रण परिवर्तित नहीं होता है, याद रखेंगे। अर्थात जिसका वेग अभिकारक के सांद्रण पर निर्भर ही नहीं करता है, शून्य कोट की अभिक्रिया कहलाती है। अगर बच्चों इसके एग्जाम्पल की बात करें, उदाहरण की बात करें, तो हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन इक्वल टू सूर्य के प्रकाश में उपस्थित में अभिक्रिया करते हैं और H2HCl बना देते हैं। कैसी अभिक्रिया है, शून्य कोट की अभिक्रिया है और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है मॉलिस परीक्षण क्या है। मॉलिस परीक्षण क्या है, इसके बारे में आपको बताना है। देखो, यह कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण है। एक आपने मॉलिस परीक्षण पढ़ा होगा, एक पाइनअप परीक्षण पढ़ा होगा। पाइनअप परीक्षण के द्वारा हम फ्रक्टोज का परीक्षण करते हैं और आपका जो मॉलिस परीक्षण है इससे हम कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण करते हैं। यह कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण है। एक परख नली में ग्लूकोज का जलीय विलयन लेकर, एक परख नली लेते हैं जिसको हम टेस्ट ट्यूब कहते हैं, उसमें क्या करते हैं, ग्लूकोज का जलीय विलयन लेकर उसमें 2 ml अल्फा नेप्थोलोन का अल्कोहलीय विलयन मिलाकर उसकी कुछ बूंदें शांत H2SO4 में डालने पर दो द्रवों के बीच बैंगनी रंग की वलय प्राप्त हो जाती है। किसकी रंगी, बैंगनी रंग की रिंग प्राप्त होती है या फिर हम वलय प्राप्त हो जाती है। तो याद रखेंगे मॉलिस परीक्षण में किस रंग की वलय प्राप्त होती है, तो बैंगनी रंग की वलय प्राप्त होती है। याद रखेंगे क्योंकि एक क्वेश्चन आपसे बोर्ड के पेपर में ऑब्जेक्टिव में पूछा भी जा सकता है कि इसमें जो रिंग बनती है वो किस कलर की बनती है। ठीक है, मानव शरीर में वसा का क्या महत्व है। जो हमारा मानव शरीर है, ह्यूमन बॉडी है, इसमें वसा का क्या महत्व है। देखो, वसा शरीर को ऊर्जा प्रदान कराती है। जो हमारी वसा है, जो फैट है, ये शरीर को क्या करती है, ऊर्जा प्रदान कराती है और शरीर के कोमल भागों की रक्षा भी करती है। जो वसा है हमें ऊर्जा भी देती है, साथ साथ हमारे शरीर के जो कोमल भाग हैं उनकी रक्षा भी करती है और शरीर को बाहरी सर्दी गर्मी से भी बचाती है। हमारा जो शरीर है इसको बाहरी सर्दी और गर्मी से भी ये बचाती है। तो वसा के इतने सारे कार्य हैं, इतनी सारी इंपॉर्टेंस है हमारे इस जीवन के लिए, मानव शरीर के लिए। आई होप वसा के बारे में आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है बच्चों आणविकता तथा कोटि में अंतर, और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार बोर्ड के पेपर में पूछा जा चुका है। देखो, सबसे पहले आणविकता के बारे में हम बात करें तो आणविकता, अभिक्रिया की आणविकता सदैव एक पूर्ण संख्या होती है। याद रखेंगे, अभिक्रिया की आणविकता जो होगी सदैव एक कंप्लीट नंबर होगा, पूर्ण संख्या होगी। जबकि अभिक्रिया की कोटि जो है वो भिन्न हो सकती है। अभिक्रिया की कोटि जो होगी वो क्या हो सकती है, भिन्न हो सकती है। जैसे अभिक्रिया की आणविकता कभी भी शून्य नहीं हो सकती। अभिक्रिया की जो आणविकता है वो कभी भी शून्य नहीं हो सकती। क्या आपने कभी भी सुना है कि शून्य आणविकता की अभिक्रिया है? नहीं, बट आपने सुना है शून्य कोट की अभिक्रिया होती है। अभिक्रिया की जो कोट है वो शून्य हो सकती है। अभिक्रिया की आणविकता तथा कोटि दोनों समान हो सकती हैं। हाँ, ये बात सही है, अभिक्रिया की आणविकता और कोटि जो है दोनों समान हो सकती हैं। तो इस पॉइंट को हम दोनों में लिख देंगे। अभिक्रिया की आणविकता कोटि कैसी हो सकती हैं, समान हो सकती हैं। और एक क्वेश्चन जो है मैं कहता हूँ बोर्ड के पेपर में 1 नहीं 2 नहीं 4 नहीं कई बार जो है पूछा जा चुका है। अब बच्चों एक क्वेश्चन है जो बोर्ड के पेपर में पूछा जाता है और आप लोगों को याद भी रखना है कि प्रतिलोम परासरण से आप क्या समझते हैं, उदाहरण द्वारा समझाइए। या फिर एक क्वेश्चन प्रतिपरासरण के नाम से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। आप बोर्ड एग्जाम 2022 का पेपर उठाएंगे, वहाँ पर एक क्वेश्चन जो है आपको 5 नंबर में देखने को मिलेगा। तो इसीलिए आपको समझ लेना कोई ज़्यादा हुआ नहीं है, बस आपको एक अच्छे से ठंडे दिमाग से इस पूरे क्वेश्चन को समझ लेना। देखो क्या है प्रतिपरासरण या परासरण, प्रतिलोम परासरण। देखो
कि यदि विलयन पर उसके परासरण दाब से अधिक दाब प्रयुक्त करें, अगर कोई विलयन है उस विलयन पर उसके परासरण दाब से अधिक दाब प्रयुक्त करें तो अर्धपारगम्य झिल्ली के माध्यम से विलयन से, अर्धपारगम्य जो झिल्ली है इसमें विलयन से विलायक का प्रवाह शुद्ध विलायक की ओर होने लगता है। यानी कि इसमें एक प्रेशर से, जो इसका लिमिटेड प्रेशर है उससे ज़्यादा प्रेशर अगर हम प्रयुक्त करें, दाब प्रयुक्त करें, तो अर्धपारगम्य झिल्ली जो है इसमें झिल्ली के माध्यम से विलयन से विलायक का प्रवाह शुद्ध विलायक की ओर होने लगता है और इस प्रक्रिया को हम प्रतिलोम परासरण कहते हैं। इसका उपयोग समुद्री जल एवं कठोर जल आदि को शुद्ध करने में हम करते हैं। इसका जो प्रयोग करते हैं वो समुद्री या फिर जो कठोर जल होता है उसको प्यूरीफाई करने में, उसको शुद्ध करने में हम लोग करते हैं। ये इसका डायग्राम है, आपको अच्छे से बना लेना है, क्योंकि ये डायग्राम आप जब बनाएंगे तो आपको अच्छे से पूरे नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, इसके लिए आवश्यक दाब बहुत अधिक होता है। इसके लिए जो हम दाब लगाते हैं वो काफ़ी ज़्यादा अधिक होता है, यानी कि बहुत अधिक होता है। इससे सेलुलोज एसीटेट की बनी, इसमें जो क्या होता है सेलुलोज एसीटेट की बनी झिल्लियों का उपयोग किया जाता है। ये अर्धपारगम्य झिल्ली जो है किसकी बनी होती है, सेलुलोज एसीटेट की बनी होती है। ये झिल्लियाँ जल के लिए पारगम्य है, क्या है, जल के लिए पारगम्य है, परंतु समुद्री जल में उपस्थित अशुद्धियों एवं आयनों के लिए अपारगम्य है। यानी कि जल को तो निकल जाने देती है और समुद्री जल में जो अशुद्धियाँ हैं या कठोर ऐसी आयन हैं उनको निकलने नहीं देती है। आजकल बहुत सारे देश अपने शुद्ध पेय जल की आवश्यकता के लिए बिलवड़ीकरण संयंत्रों में इस प्रकार की झिल्लियों का प्रयोग करते हैं। और एक क्वेश्चन जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपके बोर्ड के पेपर में ये 5 नंबर में पूछा जा सकता है, तो इसीलिए आपको प्रतिलोम परासरण के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए और इस क्वेश्चन को आप अच्छे से याद भी रखेंगे। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अगला देखो, अगला बच्चों है कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में एल्यूमिनियम हाइड्रोजन से ऊपर है। देखो अभी हम विद्युत रासायनिक श्रेणी को भी पढ़ेंगे, उसके बाद में क्वेश्चन आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। उससे पहले हम एक बार समझ लेते हैं ताकि हम इसको इजीली से और भी, तो चलो इसको अभी मैं बाद में डिस्कस करता हूँ। सबसे पहले हम विद्युत रासायनिक श्रेणी को समझ लेते हैं। देखो विद्युत रासायनिक श्रेणी किसे कहते हैं, इसके प्रमुख लक्षण तथा उपयोग भी हमें बताना है। देखो सबसे पहले हमें समझना चाहिए कि विद्युत रासायनिक श्रेणी है क्या, यानी कि जो विद्युत रासायनिक श्रेणी है ये क्या है, किस बला का नाम है विद्युत रासायनिक श्रेणी। तो देखो विभिन्न धातुओं एवं अधातुओं को उनके मानक इलेक्ट्रोड विभव या उन्हीं को हम अपचयन विभव भी कहते हैं। विभिन्न प्रकार की जो धातुएं हैं या फिर अधातुएं हैं उनको मानक इलेक्ट्रोड विभव या फिर अपचयन विभव को बढ़ते हुए क्रम में रखने पर उनको क्या करेंगे, बढ़ते हुए क्रम यानी कि बढ़ता हुआ क्रम, यानी कि कम से ज़्यादा फिर उससे ज़्यादा फिर उससे ज़्यादा, इसको क्या करेंगे बढ़ते हुए क्रम में रखने पर जो एक श्रेणी प्राप्त होती है उस श्रेणी को ही हम लोग विद्युत रासायनिक श्रेणी का नाम देते हैं। यानी कि कई सारी धातुएं थी और अधातुएं थी, उनको हमने क्या किया, उनके मानक इलेक्ट्रोड विभव या फिर अपचयन विभव को एक बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया और रखा, तो एक श्रेणी बन गई। उस श्रेणी का नाम दिया गया विद्युत रासायनिक श्रेणी। इसके रासायनिक लक्षण क्या है, रासायनिक गुण क्या है, उनके बारे में देखो। विद्युत रासायनिक श्रेणी जो है, इसमें विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर, ऊपर से अगर हम नीचे की ओर जाएंगे तो जो अपचयन क्षमता है वो घटती चली जाएगी। देखो जब हम विद्युत रासायनिक श्रेणी में सबसे ऊपर चढ़ जाएंगे, एकदम ऊपर टॉप पर बैठे हुए हैं, उसमें हम जब नीचे की ओर उतरेंगे तो उसमें जब जैसे जैसे नीचे की ओर आएंगे तो प्रत्येक तत्व की जो अपचयन क्षमता है वो क्या होती चली जाएगी, कम होती चली जाएगी। जबकि नीचे से जब हम ऊपर की ओर जाएंगे, हम क्या करेंगे, नीचे हैं, सबसे नीचे हैं, ऊपर की ओर चलते चले जाएंगे तो इसमें अपचयन क्षमता का मान जो है बढ़ता चला जाएगा। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि यहीं से हम सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ठीक है, अगला इसका पॉइंट है, इसको समझो। हाइड्रोजन, इसमें क्या किया, हाइड्रोजन को एक बेस यानी कि एक सेंटर आइटम माना गया। हाइड्रोजन के ऊपर के सभी तत्व, हाइड्रोजन जो है, इस हाइड्रोजन से ऊपर के जो भी तत्व हैं सभी तत्व अभिक्रिया करके, जो अम्ल हैं, जो एसिड हैं, एसिड यानी कि अम्लों से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। हाइड्रोजन के ऊपर के जो भी तत्व हैं वो अम्लों से अभिक्रिया करेंगे और हाइड्रोजन गैस को क्या करते हैं, मुक्त करते हैं, छोड़ते हैं। यानी कि जो भी जो अम्ल हैं, हाइड्रोजन से ऊपर के जो भी तत्व हैं, अगर उनको कोई एसिड मिलता है उससे वो अभिक्रिया करते हैं तो हाइड्रोजन गैस को मुक्त करते हैं। जबकि नीचे वाले तत्व अम्लों से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं करते हैं। ऐसे तत्व जो हाइड्रोजन से नीचे हैं, मतलब हाइड्रोजन को एक सेंटर आइटम माना गया। हाइड्रोजन से जो ऊपर के तत्व हैं, मान लीजिए बच्चों सपोज दैट यहाँ पर ए जो है एक हाइड्रोजन है, ए हाइड्रोजन है, इसके यहाँ पर ये तत्व कई सारे तत्व हैं और नीचे भी कई सारे तत्व हैं, समझो इसको।
ये तत्व जो है अम्लों से अभिक्रिया करेंगे तो H2 गैस को मुक्त कर देंगे, बट इसके जो नीचे जो तत्व हैं वो अभिक्रिया करेंगे तो H2 गैस को मुक्त नहीं करेंगे, ऊपर वाले मुक्त कर देंगे। इसका मतलब ये है, सीधा साधा हम इसको अगर समझें एक साधारण भाषा में, ठीक है, इस तरीके से, यानी कि जो हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन से ऊपर के जो तत्व हैं वो अम्लों से अभिक्रिया करते हैं, हाइड्रोजन गैस मुक्त कर देते हैं। इससे जो नीचे तत्व है वो अम्लों से अभिक्रिया करते हैं, हाइड्रोजन गैस मुक्त करने की उनमें क्षमता नहीं होती। ठीक है, हाइड्रोजन के ऊपर के सभी तत्व जल या भाप के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस देते हैं। देखो, हाइड्रोजन के ऊपर के जो तत्व हैं वो जल या भाप के साथ अभिक्रिया करेंगे और हाइड्रोजन गैस के मुक्त करेंगे, मोस्टली ज़्यादा तत्व। श्रेणी का ऊपर वाला तत्व नीचे वाले तत्व को उसके विलयन से विस्थापित कर सकता है, क्योंकि नीचे जो वाले तत्व उनकी अपचयन क्षमता सबसे कम होती है। ठीक है, सबसे कम होती है, यानी कि श्रेणी का ऊपर वाला तत्व है वो चाहे तो नीचे वाला जो तत्व है उसका विलयन बना हुआ है, उसकी सेटिंग है, उसकी सेटिंग से उसको जुदा कर सकता है। यानी कि ऊपर वाले तत्व में ज़्यादा क्षमता है, नीचे वाले तत्व में कम क्षमता है। यानी कि ऊपर वाला तत्व चाहे तो किसी भी तत्व के उससे नीचे वाला जो तत्व रहेगा उसको उसके विलयन से विस्थापित कर सकता है, अलग कर सकता है और अपना खुद का विलयन बना सकता है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जहां से क्वेश्चन सॉल्व करने में हमको हेल्प मिलेगी। ठीक है, अगर बच्चों हम इसके उपयोग की बात करें विद्युत रासायनिक श्रेणी में, तो विद्युत जो किसी भी सेल के मानक विद्युत वाहक बल का मान निर्धारण करने में भी इसका प्रयोग कर सकते हैं, और धातुओं की क्रियाशीलता की तुलना में भी हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इन क्वेश्चन को विद्युत रासायनिक श्रेणी के बारे में हमें अच्छे से जानना चाहिए, ताकि हमें अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो हम इजीली से सॉल्व कर सकें। देखो, विद्युत रासायनिक श्रेणी में एल्यूमिनियम हाइड्रोजन से ऊपर है, किंतु यह जल और वायु में स्थायी नहीं है। क्यों? अब देखो, अभी हमने एक पॉइंट पढ़ा था, देखो इधर तत्व जल या वाष्प के साथ अभिक्रिया हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। ठीक है, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में एल्यूमिनियम हाइड्रोजन से ऊपर है, किंतु यह जल और वायु और जल में स्थायी नहीं है। स्थायी है ऐसा क्यों है? यानी कि जो जल और वायु है इसमें स्थायी है ऐसा क्यों है, क्या कारण है? तो देखो, यद्यपि विद्युत रासायनिक श्रेणी में एल्यूमिनियम हाइड्रोजन से ऊपर है, एल्यूमिनियम जो है हाइड्रोजन से ऊपर है, किंतु यह वायु और जल में स्थायी है, क्योंकि यह गर्म जल या जलवायु के साथ उच्च ताप पर क्रिया करता है। ये जो है गर्म जल या फिर जलवायु के साथ क्या करता है? उच्च ताप पर, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पर क्रिया करता है, और साधारण ताप पर इसकी अभिक्रिया तो होती है, बट इसकी अभिक्रिया कैसी होती है? मंद होती है, बहुत स्लो होती है। आई होप आपको ये जो है अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। संघनन क्या है? एक टिप्पणी में आपसे 1 नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि संघनन पर टिप्पणी कीजिए, या आपसे पूछा जा सकता है कि संघनन है क्या। देखो, किसी भी कार्बनिक यौगिक के, कोई भी कार्बनिक यौगिक है, इस कार्बनिक यौगिक के 2 समान अणु आपस में संयुक्त होते हैं। 2 समान अणु क्या होंगे? आपस में संयुक्त होंगे, आपस में जुड़ेंगे। तो इस प्रक्रिया को हम संघनन कहते हैं। जैसे कि हम लोग एल्डोल संघनन एक अभिक्रिया पढ़ते हैं, उसी को हम समझ सकते हैं। इसमें एसिटल्डिहाइड के 2 अणु हैं, इन 2 अणु की आपस में अभिक्रिया कराई गई है, तो एक योगात्मक यौगिक बना दिया गया, एक संघनन यौगिक बनाया गया। ठीक है, इस प्रकार की जो अभिक्रिया होती है उसे हम संघनन अभिक्रिया कहते हैं। इसमें ऐसा नहीं डिफरेंट यौगिक लेंगे, इसमें देखो कह रहा है किसी भी कार्बनिक यौगिक के 2 समान अणु आपस में संयुक्त होते हैं। समान अणु क्या होते हैं? आपस में संयुक्त होते हैं और एक संघनन यौगिक का निर्माण करते हैं। लिपिड क्या है? इसका प्रमुख कार्य बताओ। देखो, लिपिड वे तेल और वसा जो जंतुओं एवं वनस्पतियों से प्राप्त होते हैं। लिपिड क्या होते हैं? वे तेल और वसा होते हैं जो जंतुओं एवं वनस्पतियों से प्राप्त होते हैं, लिपिड उन्हें हम कहते हैं। अगर हम इनकी उपयोगिता की बात करें, इनके कार्यों की बात करें, तो ये हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान कराते हैं। हमारा जो शरीर है उसे ऊर्जा प्रदान कराते हैं। शरीर के ताप को भी नियंत्रण करते हैं। हमारे जो शरीर है इसका जो ताप है उसे भी ये नियंत्रण करते हैं, और जनन क्षमता जो होती है उसे भी नियंत्रण करने में इनकी जो है हेल्प करते हैं। आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक है, संक्रमण धातुओं के कण एंथैल्पी के मान उच्च होते हैं, ऐसा क्यों है? जो भी हमारी संक्रमण धातुएं हैं, इन संक्रमण धातुएं के कण एंथैल्पी के जो मान है वो उच्च होते हैं, ज़्यादा होते हैं, ऐसा क्यों होता है? संक्रमण धातुओं की कण एंथैल्पी के मान उच्च होते हैं। जो संक्रमण धातुएं हैं इनके कण एंथैल्पी का जो मान है उच्च होता है, क्योंकि इनमें आयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, आयुग्मित इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए संक्रमण धातुओं की कण एंथैल्पी का मान उच्च होता है, ज़्यादा होता है। आई होप समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखो बच्चों,
अगला क्वेश्चन है एफ ब्लॉक के तत्व। ये पूरा एफ ब्लॉक है, इसको हमें समझना पड़ेगा ताकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकें। एफ ब्लॉक क्या है इसके बारे में हमें समझना चाहिए। तो जिन तत्वों के अंतिम इलेक्ट्रॉन एफ कक्षक में भरे जाते हैं एफ ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। यानी कि जो भी तत्व हैं, जिन तत्वों के अंतिम इलेक्ट्रॉन जो हैं एफ कक्षक में भरे जाते हैं एफ ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। ठीक है, यानी कि जिन तत्वों के अंतिम इलेक्ट्रॉन जो है एफ कक्षक में भरे जाएंगे वो एफ ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। ठीक है, एफ ब्लॉक में कुल 28 तत्व पाए जाते हैं। आपका जो एफ ब्लॉक है, इस एफ ब्लॉक में टोटल 28 तत्व पाए जाते हैं। कुल तत्व कितने होते हैं? 28 तत्व होते हैं। एफ ब्लॉक के तत्वों को अंतः संक्रमण तत्व या आंतरिक संक्रमण तत्व कहते हैं। एफ ब्लॉक के जो तत्व हैं इन्हें अंतः संक्रमण तत्व या आंतरिक संक्रमण तत्व कहते हैं। एफ ब्लॉक के तत्वों को 2 श्रेणियों में विभक्त किया गया है। एफ ब्लॉक के जो तत्व हैं इन तत्वों को बच्चों हम 2 श्रेणियों में विभक्त करते हैं, 2 श्रेणियों में हम इनको बांटते हैं। पहली श्रेणी का नाम है लेंथेनाइड्स और दूसरी श्रेणी का नाम है एक्टिनाइड्स। लेंथेनाइड्स को हम 4F श्रेणी कहते हैं और एक्टिनाइड को हम 5F श्रेणी कहते हैं। यानी कि बच्चों जो लेंथेनाइड है, जो आपका एफ ब्लॉक है, इसमें कुल 14 तत्व हैं और इन 14 तत्वों को, इस पूरी एफ ब्लॉक की श्रेणी को हमने 2 श्रेणियों में विभक्त किया। यानी कि प्रत्येक तत्व में इसमें कुल 28 तत्व हैं और इसमें प्रत्येक श्रेणी में कितने कितने तत्व आ जाएंगे? 14 आ जाएंगे। यानी कि 14 2 जा 28 होते हैं। ठीक है, 14 दूनी 28 होते हैं। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम इन दोनों के बारे में एक एक करके पढ़ लेते हैं। ठीक, अब हम पढ़ते हैं लेंथेनाइड श्रेणी के तत्व या लेंथेनाइड्स, या फिर हम इसको 4F श्रेणी भी कहते हैं। और बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि 4F श्रेणी में कुल कितने तत्व उपस्थित होते हैं और कहाँ से कहाँ तक तत्व उपस्थित होते हैं। ऐसे क्वेश्चन आते हैं ऑब्जेक्टिव। ठीक है, जिन तत्वों के अंतिम इलेक्ट्रॉन एफ कक्षक में भरे जाते हैं, जो भी तत्व हैं जिन तत्वों के अंतिम इलेक्ट्रॉन एफ कक्षक में भरे जाएंगे लेंथेनाइड श्रेणी के, जो लेंथेनाइड्स कहलाते हैं। लेंथेनाइड श्रेणी में सीरियम जो है, सीरियम 58 से लेकर ल्यूटीशियम 71 तक के कुल 14 तत्व उपस्थित हैं। यानी कि सीरियम से लेकर ल्यूटीशियम तक के कुल 14 तत्व उपस्थित होते हैं। लेंथेनाइड को 4F श्रेणी का तत्व भी कहा जाता है। आई होप समझ में आ गया होगा। अगर हम इनके कुछ तत्व जो होते हैं इसके उपयोग की बात करें तो चरम बनाने में, मेटल बनाने में, गैस मेटल बनाने में और पेट्रोलियम पदार्थ जो होते हैं उनके भंजन में भी हम 4F श्रेणी के जो तत्व हैं उनका हम यूज करते हैं, उनका हम लोग प्रयोग करते हैं। ठीक है बच्चों, आई होप समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है एक्टिनाइड्स या फिर 4F श्रेणी, 5F श्रेणी, सॉरी बच्चों। एक्टिनाइड्स को या 5F श्रेणी भी इनको हम कहते हैं। देखो, जिन तत्वों के अंतिम इलेक्ट्रॉन 5F कक्षक में भरे जाते हैं, ऐसे तत्व जिनके अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ पर भरे जाएंगे? 5F कक्षक में भरे जाएंगे। एक्टिनाइड्स कहलाते हैं किसके? एफ ब्लॉक के ही तत्व। एक्टिनाइड में थोरियम 90 से लेकर, एक्टिनाइड जो है इसमें थोरियम 90 से लेकर आपके लॉरेंशियम Lr 103 तक के कुल 14 तत्व उपस्थित हैं। यानी कि इसमें जो है थोरियम से लेकर लॉरेंशियम तक के कुल 14 तत्व उपस्थित हैं। इसे 5F श्रेणी भी कहते हैं। अगर बच्चों इसके उपयोग की बात करें, इसका उपयोग कुछ नहीं, इसके जो तत्व आते हैं उनका उपयोग होता है गैस मेटल बनाने में, नाभिकीय रिएक्टर में एल्यूमिनियम का प्रयोग होता है, यूरेनियम 92U233 होता है, कांच के निर्माण में, कैंसर के उपचार में भी इन तत्वों का प्रयोग हम करते हैं। आई होप समझ में आ गया होगा। अगला टॉपिक है आंतरिक या अंतः संक्रमण तत्व क्या होते हैं। ठीक है, जिन तत्वों में विभेदी इलेक्ट्रॉन N-2F कक्षक में प्रवेश करता है, N-2F कक्षक एक रूल होता है, इसमें प्रवेश करता है, तो वे तत्व अंतः या आंतरिक संक्रमण तत्व कहलाते हैं। ये तत्व आवर्त सारणी में एक अलग ब्लॉक एफ ब्लॉक का निर्माण करते हैं, एक अलग ब्लॉक बनाते हैं जिन्हें हम एफ ब्लॉक कहते हैं, अतः इन्हें एफ ब्लॉक का तत्व भी कहते हैं। अब बच्चों यहाँ पर निम्नलिखित के सूत्र लिखिए। कुछ सूत्र हैं, आप लोगों को इजी लग रहा होगा बट कई बच्चों ने गलती की। आप बोर्ड एग्जाम 2022 का क्वेश्चन पेपर उठा के देख लेना, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। हमारे चैनल पर भी बोर्ड एग्जाम 2022 का पेपर अपलोडेड है, वहाँ पर भी आप देखेंगे तो ये सूत्र वहाँ पर पूछे गए हैं और कई बच्चे इसका सूत्र जो है गलत लिख रहे हैं। सूत्र सफ़ेद कशिश का, हरा कशिश का, नीला थोथा, मोहन रबड़। देखो, सफ़ेद जो कशिश होता है इसका सूत्र होता है ZnSO4.7H2O इंटू 7H2O या फिर आप .7H2O कह सकते हैं। ठीक है, ZnSO4.7H2O। ठीक है, हरा कशिश जो होता है FeSO4.7H2O, इसमें ZnSO4 होता है सफ़ेद कशिश में और हरा कशिश में FeSO4 होता है, जल के अणु उतने रहते हैं। ठीक है, फिर बच्चों आता है आपका नीला थोथा। नीला थोथा जो होता है CuSO4.5H2O होता है। वहीं पर मोहन रबड़ होता है, इसका सूत्र काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि फिटकरी की तरह बड़ा होता है। FeSO4 का होल ट्वाइस, NH4 का होल ट्वाइस, SO4
2.6H2O। ये सूत्र जो है बच्चों इनको आप याद रखेंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बोर्ड 2025 जो बोर्ड एग्जाम 2022 के पेपर में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो इसीलिए क्वेश्चन आपको जरूर याद होना चाहिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं अगला क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है कि क्या होता है जब क्लोरोफार्म को सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायु में खुला रखा जाता है। देखो क्या होता है जब क्लोरोफार्म जो होता है इसको वायु की या सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायु में खुला हम लोग छोड़ देते हैं, तो क्या होता है, ऐसा क्या चीज़ होती है जिससे हम इस चीज़ से बचते रहते हैं। देखो क्लोरोफार्म सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायु से अभिक्रिया करके एक विषैली गैस बनाता है, उस गैस का नाम होता है फास्जिन, इसीलिए हम इसको नहीं छोड़ते। जो क्लोरोफार्म है नवजात ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा प्रकाश की उपस्थिति में, COCl2 एक गैस बनाता है जो कि फास्जिन है, जो कि बहुत ही जहरीली होती है। मानव शरीर के लिए कैल्शियम तथा आयरन का महत्व लिखिए। देखो मानव शरीर है, इसमें कैल्शियम और आयरन का जो महत्व है उसके बारे में आपको बताना है। देखो सबसे पहले हम कैल्शियम की बात करते हैं। कैल्शियम युक्त जो रबड़ होते हैं वो हमारे शरीर की हड्डियों तथा दांतों का निर्माण करने में सहायक होते हैं, जो कैल्शियम युक्त रबड़ होते हैं। वहीं पर आयरन युक्त जो रबड़ होते हैं वो हीमोग्लोबिन की रचना में सहायक होते हैं, क्योंकि हीमोग्लोबिन में Fe यानी कि जो आयरन है वो प्रेजेंट होता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अगला हमारा क्वेश्चन है आपका नाइट्रोबेंजीन से रिलेटेड। नाइट्रोबेंजीन बनाने की 2 विधियां लिखी। आपको अगर नाइट्रोबेंजीन बनाना है तो इसकी आपको 2 विधियां लिखनी होगी। सबसे पहले हम बेंजीन से नाइट्रोबेंजीन को प्राप्त कर लेंगे और बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से भी नाइट्रोबेंजीन को हम प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, सबसे पहले अगर हम बेंजीन से नाइट्रोबेंजीन की बनाने की बात करें तो बेंजीन पर हम HNO3 की अपक्रिया कराएंगे। सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में 50 से 60 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान रहेंगे और नाइट्रोबेंजीन को इजली से प्राप्त कर सकते हैं। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से जब हम बनाएंगे तो 2 स्टेप में होगी। C6H5N2Cl होता है बेंजीन डाइजोनियम का क्लोराइड, BF4 जो होता है इसके साथ अपक्रिया कराएंगे तो इसका Cl निकल के H के साथ HCl निकाल देगा और ये कंपाउंड पूरा जुड़ जाएगा। फिर हम इसकी दोबारा NO2 के साथ अपक्रिया कराएंगे, Cu जो है इसकी उपस्थिति में इसको हीट करेंगे तो आपका नाइट्रोबेंजीन इजली से प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसकी अपक्रिया करा सकते हैं नाइट्रोबेंजीन की। ठीक है, अगला है नाइट्रोबेंजीन के उदासीन माध्यम में अपचयन की अभिक्रिया लिखिए। जो नाइट्रोबेंजीन है इसके उदासीन माध्यम में अपचयन की हमें अभिक्रिया लिखनी है। तो उदासीन माध्यम में जब हम इसका अपचयन कराते हैं पहले NH4Cl और इसका जब अपचयन कराएंगे तो C6H5NO बनाएगा। इसके बाद में जब हम इसकी फिर अपचयन कराएंगे तो फेनिल हाइड्रॉक्सिल बनाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और बोर्ड के पेपर में यहाँ से क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जाने का चांसेस अवेलेबल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है बच्चों पाइनाप परीक्षण क्या है। आपका एक परीक्षण होता है जिसे पाइनाप परीक्षण कहते हैं, एक परीक्षण होता है मालिश परीक्षण जिससे हम कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण करते हैं। जो आपका पाइनाप परीक्षण होता है इससे हम फ्रक्टोज का परीक्षण करते हैं। फ्रक्टोज के जलीय विलयन में अमोनियम माल्वेटेट की कुछ बूंदें एसिटिक अम्ल की उपस्थिति में मिलाकर हम हीट करते हैं। जो फ्रक्टोज का परीक्षण करते हैं तो फ्रक्टोज के जलीय विलयन, हम फ्रक्टोज का जलीय विलयन लेंगे, उस जलीय विलयन में अमोनियम माल्वेटेट की कुछ बूंदें एसिटिक अम्ल की उपस्थिति में मिलाकर हम इसको गर्म करते हैं। जब हम हीट करते हैं तो नीला रंग उत्पन्न होता है। वहीं पर मालिश परीक्षण में बैंगनी रंग की बलय बनती है। यह परीक्षण पाइनाप परीक्षण कहलाता है। लिपिड क्या है, इसके प्रमुख कार्य की हमें बताइए। देखो वे तेल और वसा जो जंतु एवं वनस्पतियों से प्राप्त होते हैं उन्हें लिपिड वर्ग के अंतर्गत रखा जाता है। लिपिड जल में अविलेय कार्बनिक पदार्थ हैं जो निम्न ध्रुवण के विलायक कार्बनिक विलायकों जैसे ईथर और क्लोरोफार्म में विलय होते हैं। देखो लिपिड जो होते हैं एक प्रकार के वे तेल और वसा होते हैं जो जंतु एवं वनस्पतियों से प्राप्त होते हैं, उन्हें हम लिपिड वर्ग के अंतर्गत रखा जाता है। लिपिड जल में अविलेय कार्बनिक पदार्थ होते हैं। इससे पहले हम लिपिड पर एक छोटा सा क्वेश्चन कर चुके हैं जहां पर हमने यहीं तक बात की थी और इसके उपयोग की बात की थी, बट यहाँ पर अगर ये 2 नंबर में क्वेश्चन आता है तो आपको थोड़ा ज़्यादा लिखना रहता है, तो उन्हें लिपिड वर्ग के अंतर्गत रखा जाता है। लिपिड जल में अविलेय कार्बनिक पदार्थ है, जल में विलय नहीं होते, जो निम्न ध्रुवण के कार्बनिक विलायक जैसे ईथर और क्लोरोफार्म में क्या होते हैं, विलय होते हैं। इसके उपयोग की बात करें शरीर का ताप नियंत्रण करना, हार्मोन्स का विकास, वृद्धि, पोषण, जनन क्षमता आदि को नियंत्रण करते हैं लिपिड्स। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अगला हमारा क्वेश्चन है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है कि डी ब्लॉक के तत्व रंगीन आयन देते हैं, ऐसा क्यों होता है। देखो डी ब्लॉक के तत्व रंगीन आयन देते हैं, रंगीन यौगिक बनाते हैं क्योंकि इनमें आयुग्मित इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन है कि Zn डबल पॉजिटिव सफ़ेद आयन, Zn डबल पॉजिटिव आयन सफ़ेद और Cu डबल पॉजिटिव आयन नीला होता है, ऐसा क्यों है। देखो Zn डबल पॉजिटिव जो है वो आपका सफ़ेद होता है, वहीं पर
Cu डबल पॉजिटिव आयन जो है नीला रंग होता है। ऐसा क्यों होता है? देखो Zn का परमाणु क्रमांक 30 होता है, डबल पॉजिटिव है तो ये 28 बचेगा। Cu का परमाणु क्रमांक 29 होता है, डबल पॉजिटिव है तो ये 27 बचेगा। जब हम इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएंगे तो लास्ट कक्षक में आएंगे 3d10 आ रहा है, और डी ब्लॉक में मिनिमम 10 इलेक्ट्रॉन ही रह सकते हैं, 5 कक्षक होते हैं। SPDF के बारे में आपने पढ़ा होगा। इनमें आयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है? 0 है, ठीक है। Cu डबल पॉजिटिव का जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएंगे तो 3d9 आएगा। इसमें आयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी आ रही? बने, क्योंकि 10 होना चाहिए, कम है, तो इसमें आयुग्मित इलेक्ट्रॉन यानी कि नॉन पूरित इलेक्ट्रॉन क्या है? 1 है, ठीक है। अब हम इसकी परिभाषा लिखेंगे। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाने पर ज्ञात हुआ है, जब हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाए हैं तब हमें ज्ञात हुआ है कि Zn डबल पॉजिटिव में आयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं होते हैं। Zn डबल पॉजिटिव है, इसमें आयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है? 0, यानी कि उपस्थित नहीं होते हैं, इसीलिए सफ़ेद। और Cu डबल पॉजिटिव में एक आयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, इसीलिए यह नीला होता है, उपस्थित होता है, इसीलिए इसका रंग जो होता है, इसी कारण इसका जो रंग होता है वो कैसा होता है? नीला होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो बच्चों, जो केमिस्ट्री था, इस केमिस्ट्री में हमने कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया है और कई सारे क्वेश्चंस को डिस्कस भी किया है। इन सभी क्वेश्चंस को आपको तैयार कर लेना है बोर्ड एग्जामिनेशन 2025 के लिए। तो आई होप हमने जो केमिस्ट्री में आपको क्वेश्चंस बताए हैं, सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे। केमिस्ट्री का हमारा क्लियर हो गया है, और भी क्वेश्चंस की हम लोग केमिस्ट्री में भी प्रैक्टिस करेंगे, अदर सब्जेक्ट में भी प्रैक्टिस करते रहेंगे। अब हम बच्चों बात करते हैं क्लास 12th बायोलॉजी के बारे में। तो देखिए बच्चों, अब हम बात करते हैं क्लास 12th बायोलॉजी के बारे में। जो बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और टॉपिक हैं उनको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। देखो, पहला टॉपिक है लघु बीजाणु जनन पर टिप्पणी कीजिए। यानी कि सबसे पहले आपको पता होना चाहिए लघु बीजाणु जनन होता क्या है, और आपने एक परिभाषा पढ़ी होगी, गुरु बीजाणु जनन पर टिप्पणी कीजिए। यानी कि गुरु बीजाणु के निर्माण की प्रक्रिया को हम गुरु बीजाणु कहते हैं, गुरु बीजाणु जनन कहते हैं। गुरु बीजाणु मात्र कोशिका होती, विभाजन करती है, 4 सेल्स बनाती है, उनमें से कोई 3 डीजनरेट हो जाती हैं। ऊपर जो निभाग की तरफ एक बचती है वो अपना विभाजन करती है और भ्रूण कोश का निर्माण करती है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। बट हमें यहाँ पर लघु बीजाणु जनन पर टिप्पणी कीजिए, ऐसा क्वेश्चन बोर्ड के पेपर में अगर आता है तो कैसे लिखेंगे? तो लघु बीजाणुओं के निर्माण की प्रक्रिया को हम लघु बीजाणु जनन कहते हैं, ठीक है। होता क्या है, लघु बीजाणु मात्र कोशिका जो होती है वो डिप्लॉयड होती है, 2n होती है, और अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा लघु बीजाणुओं का निर्माण कर देती है। लघु बीजाणु कहें या फिर हम परागकण भी इनको कह सकते हैं, परागकणों का निर्माण कर देती है, ठीक है। समझ में आना चाहिए कि परागण या लघु बीजाणु जनन क्या होता है, कि लघु बीजाणु का निर्माण की प्रक्रिया को हम लघु बीजाणु जनन कहते हैं। फिर बात आती है परागकण क्या होता है। परागकण के बारे में आपने स्ट्रक्चर, परागकण का गोल गोल स्ट्रक्चर सुना होता है, एक्जाइन और इंटाइन के बारे में। परागकण में इकाई कोशिका, एक जनन कोशिका होती है, इकाई कोशिका परागनलिका का निर्माण करती है। जनन कोशिका में जो विभाजित होकर 2 नरयुग्मक बनाती है, एक पहला दूसरा नरयुग्मक। पहला नरयुग्मक अंड कोशिका के साथ समेकन करता है, दूसरा नरयुग्मक द्विध्रुवीय केंद्रक के साथ समेकन करता है। ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए, नहीं पता तो आप सारी चीज़ें जब हमारे साथ साथ पढ़ते चले जाएंगे तो सीख जाएंगे, ठीक है। अभी मैं सारी चीज़ें आपको सिखाने वाला हूँ, ठीक है। ये डिफिनेशन आपके हो गई। अगर क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के पेपर में आपसे पूछ लेता है कि भ्रूण पोष पर टिप्पणी कीजिए, देखो एक भ्रूण कोष होता है, एक पोष होता है, तो जो कोष होता है उसके बारे में पता होना चाहिए और पोष के बारे में भी पता होना चाहिए। तो भ्रूण कोष होता क्या, समझो। द्विध्रुवीय केंद्रक और दूसरा नरयुग्मक मिलकर या समेकन करके प्राथमिक भ्रूण पोष केंद्रक बनाता है। देखो, द्विध्रुवीय केंद्रक होता है और दूसरा वाला जो नरयुग्मक होगा, जो परागकण के विभाजन से बना था, नरयुग्मक जो जनन कोशिका के विभाजन से बना था, वो क्या करता है, उसमें एक तो अंड कोशिका के साथ समेकन कर लेता है, जिससे क्या होता है, भ्रूण कोश का निर्माण होता है। बट जो दूसरा नरयुग्मक बचता है वो क्या करता है, द्विध्रुवीय केंद्रक जो होता है उनके साथ समेकन करता है, जिससे एक त्रिगुणित संरचना बनाता है। और ये जो त्रिगुणित संरचना बनाने की जो प्रक्रिया सिर्फ और सिर्फ आवृत बीजी पादपों में पाई जाती है, एंजियोस्पर्म में पाई जाती है, जिम्नोस्पर्म में जो है प्रक्रिया नहीं होती, ठीक है, याद रखेंगे। और जो भ्रूण पोष बनता है कैसी, त्रिगुणित संरचना, 3n। परागण पर टिप्पणी कीजिए। परागण होता क्या, देखो, जब किसी पुष्प के परागकण परागकोश से निकलकर, जब किसी भी पुष्प के परागकण जो होंगे परागकोश से निकलकर वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, तब इस प्रक्रिया को हम परागण कहते हैं। इंपॉर्टेंट है। और अगला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, इसके द्वारा हम भ्रूण पोष को भी और अच्छे से समझ लेंगे। देखो, दोहरे निषेचन पर टिप्पणी कीजिए। दोहरा निषेचन जो है इस पर आपको टिप्पणी करना है, बताना है कि दोहरा निषेचन होता क्या। देखो, दोहरे निषेचन की खोज नवासी ने सन 1898 ईस्वी में लीलियम और फ्रिटलेरिया में की थी। जो दोहरा निषेचन है इसकी खोज जो की थी वो नवासिन ने की थी सन 1898 ईस्वी में। किस पर की थी, लीलियम और फ्रिटलेरिया में की थी, याद होना चाहिए। आवृत बीजी पौधों में दोहरा निषेचन पाया जाता है। इन पौधों में 2 नरयुग्मक बनते हैं, हमें पता है,
जो जनन कोशिका होती है विभाजित होकर 2 नरयुग्मक बनाती है, जो भ्रूण कोश में उपस्थित अंड कोशिका और द्विध्रुवीय केंद्रक से समेकन करते हैं। जो दोनों नरयुग्मक क्या करते हैं, भ्रूण कोश में उपस्थित अंड कोशिका और द्विध्रुवीय केंद्रक के साथ क्या करते हैं बच्चों, वो समेकन करते हैं, वो उनके साथ में मिलते हैं। ठीक है, तो होता क्या है, इसमें क्या होगा, इसमें जो पहला नरयुग्मक जो होता है अंड कोशिका से समेकन करता है, पहला वाला जो नरयुग्मक रहेगा वो अंड कोशिका के साथ समेकन करता है और युग्मनज बनाता है। एक क्या बनाता है, युग्मनज यानी कि जायगोट बनाता है, और इसी को सत्य निषेचन भी कहते हैं। इसी प्रकार की जो प्रक्रिया होती है इसे हम सत्य निषेचन भी कहते हैं। दूसरा नरयुग्मक द्विध्रुवीय केंद्रक के से समेकन करता है। जो दूसरा वाला नरयुग्मक है ये द्विध्रुवीय केंद्रक से समेकन करता है और भ्रूणपोष का निर्माण करता है, यानी कि जो भ्रूणपोष का जो निर्माण होगा इस प्रक्रिया को, और भ्रूणपोष का निर्माण करता है, इस क्रिया को त्रिय समेकन कहते हैं। यानी कि दूसरा वाला नरयुग्मक बचा था वो द्विध्रुवीय केंद्रक से समेकन करेगा और भ्रूणपोष का निर्माण करता है, और इस प्रक्रिया को, इस जो प्रक्रिया होती है इसको हम त्रिय समेकन कहते हैं, और या फिर इस पूरे को हम द्वितीय निषेचन कहते हैं, द्वि या दोहरा निषेचन कहते हैं। और ये सिर्फ आवृत बीजी जो प्लांट्स होते हैं उनकी एक विशेषता है, उनकी एक कंडीशन है। अगला क्वेश्चन है रजोस्त्राव किसे कहते हैं। रजोस्त्राव या फिर एक क्वेश्चन आता है रजोदर्शन, बात एक ही होती है, रजोदर्शन कहें या फिर रजोस्त्राव कहें, एक ही चीज़ है। किसी भी फीमेल में मादा के जीवन काल में प्रथम बार ऋतुस्त्राव होने को रजोदर्शन कहते हैं, और ये 12 से 13 वर्ष की आयु में शुरू होता है। एक खान पान पर भी निर्भर करता है, ये चीज़ आपको याद रखना है। अगला बच्चों रजो निवृत्ति किसे कहते हैं। देखो, किसी भी मादा के जीवन काल में आर्तव चक्र के स्थायी रूप से बंद हो जाने को रजो निवृत्ति कहते हैं। ये 40 से 45 वर्ष की आयु में होता है। इसमें भी बच्चों खान पान पर डिपेंड होता है। आजकल 60 ईयर की महिलाएं भी जो होती हैं, 16 ईयर ओल्ड जो होती हैं, वो भी इस चीज़ को कर रही हैं, उसमें भी ऋतुस्राव हो रहा है, तो उसमें हम कुछ नहीं कह सकते। ठीक है, बट हमें जो बुक में लिखा हुआ उतना तो पढ़ना पड़ेगा। अगर हमारे एग्जाम में आता है तो आप इस डाटा को लिख कर आ जाएंगे, कोई टेंशन नहीं। अगला बच्चों है मोरूला या मोरूला अवस्था क्या होती है, इसके बारे में देखो। मोरूला अवस्था मोरूला जायगोट युग्मनज के बाद बनी 16 कोष की ठोस अवस्था होती है। जो मोरूला जो होती है, बेबी जब बन रहा होता है, फर्टिलाइजेशन हो जाता है, इसमें जायगोट बनता है। नर और मादा युग्मक मिलने से क्या होता है, मेल और फीमेल गैमेट्स जो मिलते हैं तो जायगोट बनता है। जायगोट के बाद एक बनी 16 कोष की अवस्था ठोस अवस्था होती है जो अंड वाहिनी में स्थित होती है। जायगोट कहाँ पर होता है, अंड वाहिनी में स्थित होता है। और मोरूला ठोस गेंद के समान संरचना है। जो मोरूला होता है बच्चों, ये किसकी संरचना है, ठोस गेंद के समान संरचना है। और जो 16 कोष की अवस्था में जायगोट यानी कि युग्मनज में विदलन के फलस्वरूप इसका निर्माण करता है या निर्माण होता है। एक क्वेश्चन भी आपके बोर्ड के पेपर में टिप्पणी के रूप में पूछा जा सकता है। अगला बच्चों है हमारा अपरा के बारे में, यानी कि अपरा क्या होता है, या इसी अपरा को ही हम प्लेसेंटा भी कह देते हैं। प्लेसेंटा पर टिप्पणी कीजिए, प्लेसेंटा होता क्या। तो देखो, अपरा का विकास कोरियन और गर्भ झिल्ली दोनों के द्वारा होता है। देखो, अपरा का जो निर्माण होता है कोरियन और गर्भ झिल्ली जो होती है इनके द्वारा होता है। ये अत्यधिक संवहनी अंग है। इसके निम्नलिखित कार्य हैं। देखो, अपरा के बारे में कम ही पूछा जाएगा, बट अपरा के जो कार्य हैं वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लेसेंटा इसी को कहते हैं, या फिर इसको शुद्ध हिंदी में आंवल कहते हैं, जो कि कभी नहीं पूछा जाएगा। अपरा मादा के रुधिर से पोषक पदार्थों को जो पोषक पदार्थ होते हैं उसको गर्भ तक पहुंचाते हैं, जो बेबी होता है वहाँ तक पहुंचाते हैं। यानी कि अपरा के द्वारा ही माता के रुधिर से जो भी पोषक तत्व होते हैं गर्भ तक जाते हैं। गर्भधारण जो फीमेल करती है, बेबी गर्भधारण होता है, उसमें क्या होता है, अपरा के द्वारा ही माता के जो रुधिर होता है उससे पोषक पदार्थ जो होते हैं वो गर्भ तक पहुंचते हैं। CO2 को भ्रूण तक पहुंचाना, सॉरी बच्चों, O2 ऑक्सीजन को भ्रूण तक पहुंचाना और CO2 को बाहर निकालने का जो कार्य होता है, ये भी कार्य जो है अपरा का ही होता है। तो अपरा का सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट अगर हम कहें फंक्शन होता है हमारी लाइफ के अंदर, जिस टाइम बेबी होता है माँ के पेट के अंदर। ठीक है, उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप बने नाइट्रोजनस अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने में भी ये सहायक करता है। देखिए, उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप जो भी नाइट्रोजनस पदार्थ बनते हैं, अपशिष्ट बनते हैं, उनको बाहर निकालने में भी अपरा का एक बहुत बड़ा महत्व होता है, उपयोग होता है। पूरा अपरा ही कार्य करता है। अगला बच्चों है जनसंख्या विस्फोट क्या है। जनसंख्या विस्फोट होता क्या है। तो देखो, जनसंख्या के तीव्र गति से बढ़ने को ही जनसंख्या विस्फोट कहते हैं। यानी कि जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ रही है, इस प्रक्रिया को ही हम जनसंख्या विस्फोट कहेंगे। अब इसके कारण क्या है, निवारण क्या है, आप लोग लिख लेंगे, क्योंकि कारण क्या हो रहे हैं आप देख रहे हैं, शिशु दर में, मृत्यु दर में कम हो रही है, जन्म दर बढ़ रही है,
इस तरीके से जो कारण है, और इसका हम निवारण कैसे कर सकते हैं, हमारे दो जो आपकी परियोजना चल रही है इसके द्वारा हम इस पर निवारण कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इस पर लिख लेंगे इजीली से, कोई हुआ टॉपिक नहीं है। अगर आप नहीं लिख पाते हैं तो आप कमेंट कर देना, सर जनसंख्या विस्फोट कारण और निवारण हमें बता दीजिए, हम उसका वीडियो जो है या फिर PDF फॉर्मेट में आपको उसको नोट से प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, समझ लेना, आपको टेंशन नहीं लेना है। पुरुष नसबंदी या वैसेक्टोमी क्या है? देखो, एक पुरुष नसबंदी होती है, एक महिला नसबंदी होती है। पुरुष नसबंदी को हम लोग वैसेक्टोमी कहते हैं और जो महिला नसबंदी होती है उसे हम लोग ट्यूबेक्टोमी कहते हैं। देखो, नर में शुक्र वाहिनी को काटकर बांध दिया जाता है। जो नर होता है उसमें क्या होता है, शुक्र वाहिनी को काटकर बांध दिया जाता है, जिससे शुक्राणु और अंडाणु आपस में नहीं मिल सके। इस प्रक्रिया को हम वैसेक्टोमी कहते हैं। देखो, नर में होता क्या है, नर में की जाती है, शुक्र वाहिनी जो होती है उसको काटकर बांध दिया जाता है, जिसके फलस्वरूप होता क्या है, स्पर्म का फॉर्मेशन नहीं हो पाता है। जब स्पर्म का फॉर्मेशन नहीं होगा तो ओवम और स्पर्म आपस में मिल ही नहीं पाएंगे, और इस प्रक्रिया को हम लोग वैसेक्टोमी कहते हैं, या फिर हम इसको पुरुष नसबंदी भी कह सकते हैं। अब एक आता आपका महिला नसबंदी, जिसे हम लोग ट्यूबेक्टोमी कहते हैं। ये भी बोर्ड के पेपर में यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, महिला नसबंदी क्या है, ट्यूबेक्टोमी के बारे में। ठीक है, स्त्रियों में फैलोपियन नलिका को काटकर बांध दिया जाता है, जो फीमेल्स होती हैं। पुरुषों में क्या करता है, पुरुष में क्या किया जाता है, शुक्र वाहिनी को काटकर बांध दिया जाता है, बट महिलाओं में क्या होता है, फैलोपियन नलिका जो फैलोपियन ट्यूब होती है उसको काटकर बांध दिया जाता है, जिससे ओवम जो है अंड वाहिनी में तक नहीं पहुंच पाता। जो ओवम होता है वो अंड वाहिनी में नहीं पहुंच पाता है, जिससे निषेचन नहीं हो पाता है, और इस प्रक्रिया को हम ट्यूबेक्टोमी कहते हैं। और आपका ट्यूबेक्टोमी हो गया और आपका वैसेक्टोमी हो गया। यहाँ से क्वेश्चन बोर्ड के पेपर में आते हैं, या फिर इससे अंतर पूछा जा सकता है कि ट्यूबेक्टोमी जो है इसमें किसको काटकर बांधा जाता है, या फिर वैसेक्टोमी में है किसको काटकर बांधा जाता है। तो ट्यूबेक्टोमी में आपको पता है फैलोपियन नलिका को काटकर बांधा जाता है, और वैसेक्टोमी में क्या किया जाता है, शुक्र वाहिनी को काटकर बांध दिया जाता है। एक क्वेश्चन जो अगर बनते हैं यहाँ से ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है तो आप इजीली से इनको भी कर पाएंगे। ठीक है, अगला है सगर्भता का चिकित्सीय समापन, MTP इसका शॉर्टकट में कहते हैं। क्या है, देखो MTP का अगर फुल फॉर्म कभी बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया जाता है तो आपको याद रखना है, MTP का फुल फॉर्म होता है मेडिकल ट्रांसमिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं तो वहाँ पर आप पूछा जा सकता है, या फिर सगर्भता का चिकित्सीय समापन ना लिख कर आएगा, MTP लिख कर आ जाएगा। MTP क्या है, इस पर टिप्पणी करो। ऐसा भी क्वेश्चन आपसे बोर्ड एग्जाम के पेपर में पूछा जाता है तो आप इजीली से सॉल्व कर लेंगे। देखो, स्त्री गर्भधारण के 3 माह से पूर्व, 3 महीने से पूर्व भ्रूण को गिरा दिया जाता है। आज के समय में इसे कानूनी मान्यता मिल चुकी है। जनसंख्या बढ़ रही, इसे देखते हुए कानून ने भी इसे मान्यता दे चुकी है कि आप MTP करा सकते हैं। यानी कि स्त्री के गर्भधारण कर लेती कोई, उससे 3 महीने के पहले भ्रूण को गिरा देना जो है, उसमें जो प्रक्रिया होती से ही हम MTP कहते हैं, सगर्भता का चिकित्सीय समापन। और इसे आजकल के समय में इसे कानूनी मान्यता मिल चुकी। इससे पहले इस पर केस हो जाता था अगर आप ऐसा करते थे, कोई जान जाता, बट इसमें आप लिंग का निर्धारण नहीं कर पाते हैं। ये चीज़ अभी भी प्रॉब्लम है इसमें। आप इसमें ऐसा नहीं लिंग का निर्धारण, लिंग का पता कराते हैं, ऐसा नहीं होगा। इसमें आपको अगर कराना है तो लिंग कोई भी हो, आप कराना है तो कराना है, ऐसा नहीं आप लिंग का पता कर पाएँ, यानी कि मेल है या फीमेल है। ऐसा होता है, लोग करते हैं, अगर फीमेल बेबी होती है, गर्ल्स होती है तो आप बुक करा देते हैं, बट ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर बताया नहीं जाता आप मेल है फीमेल है, आपको कराना तो करा दीजिए, नहीं था आपको नहीं। ठीक है, चीज़ है। तो इस चीज़ पर हम ज़्यादा अपना लेक्चर नहीं देंगे, बट आपको इतना याद रख लेना है कि अगर बोर्ड के पेपर में आता तो आप ऐसे लिख कर आएंगे। और बार बार अबॉर्शन या फिर जो गर्भपात है कराने से स्त्री का स्वास्थ्य जो होता है बहुत ही कमज़ोर हो जाता है, हानिकारक भी होता है। गर्भपात जो है अगर कराना भी है किसी को तो किसी योग्य चिकित्सक के द्वारा ही कराना चाहिए, अन्यथा कराने की कोई ज़रूरत नहीं। आप पहले से इतनी सेफ्टी बरत सकते हैं। आई होप आपको ये सारे टॉपिक अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। अगर बच्चों किसी टॉपिक में कोई भी डाउट रहता है तो आप प्लीज़ बच्चों वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमसे क्वेश्चन जरूर पूछिएगा, हम उनका जवाब जरूर आपको देंगे। ठीक है, अगला बच्चों है अंतःपात्रीय निषेचन यानी कि IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। वहीं पर कुछ लोग MTP करा रहे हैं, वहीं पर कुछ लोग अपनी संतानों के लिए तड़प रहे हैं। अंतःपात्र निषेचन तकनीक होती है, आजकल इसके ऐड भी काफ़ी ज़्यादा आते हैं और पेपर में भी इसके बारे में कई ज़्यादा निकाला जाता है। आप लोग पेपर वगैरह न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे, वहाँ पर भी आपको इसके बारे में देखने को मिलेगा। IVF तकनीक, अंतःपात्रीय निषेचन, IVF का फुल फॉर्म होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, यानी कि इन माने अंदर, विट्रो फर्टिलाइजेशन। ठीक है, यह तकनीक उन स्त्रियों के लिए सहायक होती है जिसमें गर्भधारण नहीं होता। ऐसी स्त्री जिनमें गर्भधारण नहीं होता, बेबी कंजेशन करने की क्षमता नहीं होती है, तो जिन स्त्रियों में गर्भधारण का क्षमता नहीं होती है उन स्त्रियों में इस प्रकार की जो तकनीक है उनका प्रयोग किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है, अंडाणु को बाहर निकालकर जो स्त्री होगी उसके क्या होगा, फीमेल के अंडाणु को बाहर निकाला जाएगा। बाहर निकालकर पति का जो स्पर्म होगा उससे प्रयोग से निषेचन प्रयोगशाला में कराया जाता है। पति का स्पर्म लिया जाएगा, जो मदर होगी उसका ओवम लिया जाएगा, फीमेल होगी,
और क्या किया जाएगा प्रयोगशाला में, यानी कि जो लैब में क्या किया जाता है, इसका फर्टिलाइजेशन कराया जाता है, इसका एक तरीके से निषेचन कराया जाता है, कहाँ पर, लैब में। और निषेचित अंडे को, जो भी निषेचित अंडा होगा उसको क्या किया जाता है, 32 कोष की, यानी कि 32 सेल्स स्टेज में 32 कोष की अवस्था में इसे माता के गर्भाशय में रोपित कर दिया जाता है। इसे क्या किया जाता है, निषेचन कराया। जैसे ही वो 32 कोष की अवस्था में हुआ, इसमें मोरूला बना, यानी कि जायगोट, जायगोट के बाद मोरूला, मोरूला के बाद में जैसे ही 32 कोष की अवस्था में आया, ठीक है, इसे क्या किया जाए, माता के गर्भाशय में रोपित कर दिया जाएगा, वहाँ पर ट्रांसफरेंस कर दिया जाता है। ठीक है, गर्भाशय विधि पूर्ण होने पर, गर्भाशय विधि जैसे पूर्ण होगी, जो भी टाइम लगेगा, माता सामान्य शिशु को जन्म देती है। ऐसा नहीं इसमें कोई वो है, एक जैसा बेबी एक फीमेल बॉडी कंजेशन करके देती है, उसी सेम प्रकार के बेबी का जन्म होता है। और इस विधि को अंतःपात्र निषेचन या फिर IVF कहते हैं, IVF तकनीक कहते हैं। इस तकनीक को परख नली शिशु भी कहते हैं। ये जो तकनीक है बच्चों, इस तकनीक को हम लोग परख नली शिशु कहते हैं, परख नली बेबी भी कहते हैं। अगला टॉपिक है एवं संचारित रोग, जिनको हम STD भी कहते हैं। STD का फुल फॉर्म होता है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज। और एक क्वेश्चन जो है बोर्ड के पेपर में, यहाँ से एक क्वेश्चन आपके आने के जो चांसेस रहते हैं वो सबसे ज़्यादा रहते हैं, तो याद रख लेना है। देखो सबसे पहले आपको उपदंश, या जिसको इंग्लिश में सिफिलिस कहते हैं। अब देखो मैंने उपदंश लिख तो दिया, मैं तो कहूँगा उपदंश आप ना ही याद रखें तो अच्छा रहेगा। देखो आपको जो पेपर मिलता है इंग्लिश तो हिंदी इंग्लिश दोनों वर्जन मिलता है। कभी कभी क्या होगा कि आपको जिससे सिफिलिस लिखा हुआ इंग्लिश में, सेम इसी तरीके से सिफिलिस जो है इंग्लिश में लिख कर दे देगा, हिंदी में लिखकर हिंदी में लिख देगा सिफिलिस, और सिफिलिस पर टिप्पणी करो, सिफिलिस क्या है ऐसा पूछ लेगा। तो उपदंश का कोई महत्व नहीं, उपदंश का नहीं पूछा जाता, क्योंकि जो पेपर बना रहे वो हिंदी नहीं उनको इतना ज़्यादा आती है, क्योंकि उनको वो टोटल इंग्लिश में है तो इंग्लिश में ही बना देते हैं। आप जो पेपर देखते हैं वो ट्रांसलेटेड पेपर होता है ज़्यादातर। आप नीट वगैरह देंगे तो वहाँ पर आपको सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। यह रोग ट्रिपोनिमा पैलिडम नामक जीवाणु के द्वारा फैलता है। जो आपका सिफिलिस है या उपदंश जो है, ये क्या है, ट्रिपोनिमा पैलिडम नामक एक बैक्टीरिया है, एक जीवाणु है, उसके द्वारा फैलता है। इसके लक्षण क्या हैं उनको समझो। पुरुषों में संक्रमण के 9 से 10 दिन के बाद, पुरुषों में अगर संक्रमण होता है उससे 9 से 10 दिन के बाद पेनिस पर लाल रंग के दाने दिखाई देना शुरू हो जाते हैं। पेनिस जो होता है उसमें क्या होता है, लाल रंग के दाने दिखाई शुरू हो जाते हैं। अगर जो मेल है उसमें एक इन्फेक्शन है। स्त्रियों में भी यौन पर लाल रंग के दाने दिखाई देने लगते हैं। 5 से 6 माह बाद दाने पूरे शरीर पर फैल जाते हैं। 5 से 6 महीने के बाद में ये जो दाने हैं पूरे शरीर पर क्या होंगे, फैल जाएंगे। अगर हम इसके उपचार की बात करें तो इसके उपचार के हेतु सामान्यतः टेट्रासाइक्लिन और पेनिसिलिन का उपयोग करते हैं, अन्यथा हमें कोई डॉक्टर नहीं, आप किसी को उपचार बताने लोगों। ठीक है, अगला रोग आता है ट्राइकोमोनियासिस। देखो एक रोग है ट्राइकोमोनियासिस, ये भी बोर्ड के पेपर में यहाँ से भी क्वेश्चन पूछने के जो चांसेस हैं वो सबसे ज़्यादा रहते हैं। देखो ट्राइकोमोनियासिस जो रोग होता है, ये ट्राइकोमोनियासिस वाजाइनेलिस नामक एक प्रोटोजोन के द्वारा फैलता है। सिफिलिस आपका एक जीवाणु के द्वारा फैलता है, ट्रिपोनिमा पैलिडम। वहीं पर ट्राइकोमोनियासिस जो एक प्रोटोजोन के द्वारा फैलता है, जिसका नाम है ट्राइकोमोनास वाजाइनेलिस, और एक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। अगर हम इसके कैरेक्टर की बात करें, इसके लक्षण की बात करें, यह पुरुषों के मूत्रमार्ग और स्त्रियों की योनि का एक पोषदीय परजीवी है। ये पुरुषों का मूत्रमार्ग और स्त्रियों की जो एनी होती है, वेजाइना होता है, उसका एक पोषदीय परजीवी है। इसके संक्रमण से यौन में सफ़ेद रंग का पानी निकलता है तथा पुरुषों में मूत्र त्याग के समय दर्द और मूत्रमार्ग में सूजन की शिकायत होती है। इसके क्या है, एक लक्षण है। अगर हम इसके उपचार की बात करें तो इस रोग के उपचार के लिए ओरियोमाइसिन या टेरामाइसिन नामक प्रतिजैविक दवाइयों का प्रयोग किया जाता है। तो मैं कहता हूँ सेफ्टी बढ़ते हैं। ठीक है, वंशागति क्या है, सबसे पहले अगर आपसे कोई बोर्ड एग्जाम के पेपर में पूछ लेता है कि वंशागति क्या है, तो क्या है समझो, आनुवंशिक लक्षणों का एक पीढ़ी से, आनुवंशिक जो लक्षण होते हैं उन आनुवंशिक लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाना आनुवंशिकी, या फिर इस प्रक्रिया को हम वंशागति कहते हैं। यानी कि कोई भी आनुवंशिक लक्षण है, उस आनुवंशिक लक्षण का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाना, ट्रांसफर होना, इस प्रक्रिया को हम आनुवंशिकी या फिर वंशागत कहते हैं। सर्वप्रथम आनुवंशिक शब्द का प्रयोग जो किया था वो W. बेटसन ने किया था। फादर ऑफ जेनेटिक्स, आनुवंशिकी के जो जनक माने जाते हैं वो ग्रेगर जॉन मेंडल माने जाते हैं। और एक बार मैं बात करूं तो बोर्ड का पेपर में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि आनुवंशिकी के जनक कौन है, ये भी क्वेश्चन आया था। और पूछा गया था मेंडल का पूरा नाम क्या है, तो ग्रेगर जॉन मेंडल है, ये भी आपको याद रखना है। और आनुवंशिक शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया, W. बेटसन ने किया, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव बनते हैं, कोई ऑब्जेक्टिव आपका आउट ऑफ सिलेबस नहीं आते। इसी प्रकार के टॉपिक से ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है वो बनाए जाते हैं, उठाए जाते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके किसी ना किसी टॉपिक से ही होते हैं। ठीक है,
आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन की बात करें तो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए जो आपके डोमिनेंट लक्षण होते हैं, प्रभावी लक्षण क्या होते हैं। देखो, जब दो तुलनात्मक लक्षणों वाले पौधों में संकरण कराया जाता है तो जो पहली पीढ़ी में अपने लक्षण को प्रभावित यानी कि प्रभाव दिखा पाता है उन्हें प्रभावी लक्षण कहते हैं। देखो, जब दो तुलनात्मक लक्षण लिए जाएंगे, एक छोटा लिया जाएगा और एक बौना लिया जाएगा, एक लंबा लिया जाएगा। जब ये दो तुलनात्मक लक्षणों वाले पौधों में कंपेयर कराया जाएगा, संकरण कराया जाएगा, तो पहली पीढ़ी में जो लक्षण अपना प्रभाव दिखा पाएगा उसे हम प्रभावी लक्षण कहेंगे, और जो नहीं दिखा पाएगा उसे हम लोग अप्रभावी लक्षण कह देंगे। ठीक है, जैसे अगर बोर्ड एग्जाम के पेपर में आपसे पूछ लिया जाता है अप्रभावी लक्षण क्या है, तो आप लिखेंगे जब दो तुलनात्मक लक्षणों वाले पौधों में संकरण कराया जाता है तो जो लक्षण अपना पहली पीढ़ी में प्रभाव नहीं दिखा पाता है उसे हम लोग अप्रभावी लक्षण कहते हैं। यानी कि जो लक्षण अपना प्रभाव जो है अपने आप को डोमिनेंट पहली पीढ़ी में नहीं कर पाता है उन्हें हम अप्रभावी लक्षण कहते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब बच्चों हमसे बोर्ड एग्जाम में अगर पूछ लिया जाता है संकर क्या होते हैं, देखो, जब दो तुलनात्मक लक्षणों वाले पौधों में संकरण कराने पर संतान की उत्पत्ति होती है उसे हम संकर ही कहते हैं। अब यहाँ पर जो बनेगा वो संकर लंबा बन सकता है, संकर बौना बन सकता है। ठीक है, जीनोम पर टिप्पणी की, जो जीनोम क्या होते हैं, अगुणित गुणसूत्रों का एक समुच्चय होता है। जो अगुणित गुणसूत्र होते हैं उनके समुच्चय को ही हम जीनोम कहते हैं। अगला है बच्चों जीन प्रारूप पर टिप्पणी कीजिए। जीन प्रारूप क्या था, देखो, किसी भी लक्षण की जीनी अभिव्यक्ति को जीन प्रारूप कहते हैं। कोई भी लक्षण है उस लक्षण की जो जीनी अभिव्यक्ति होती है उसी को हम बच्चों जीन प्रारूप कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। एक जीन प्रारूप होता है और एक लक्षण प्रारूप भी होता है। ठीक है, अगर हम बात करें समान लंबाई लाल फूल वाले पौधे का जीन RR होगा, जबकि इस विषम युग्मजीय जीन का प्रारूप जो होगा कैपिटल R स्मॉल r, यानी कि इसको संकर लंबा कहेंगे, संकर लाल कहेंगे, ऐसा भी आप कह सकते हैं। और कभी कभी अपूर्ण प्रभावित आप जब पढ़ेंगे तो गुलाबी भी हो सकता है। ठीक है, तो अभी हमें यही याद रखना है। ठीक है, आई होप आपको ये जो भी क्वेश्चन हमने बता रहे हैं ये सारे क्वेश्चन आपको एक एक करके अच्छे से समझ में भी आ रहे होंगे। ठीक है, अब बच्चों अगला क्वेश्चन है मेंडल के नियम। देखो, आपको पता होना चाहिए मेंडल के 3 नियम हैं। एक प्रभाविता का नियम है, एक पृथक्करण का नियम है और एक नियम है जिसे हम कहते हैं स्वतंत्र अभिविवन का नियम। जो पहला नियम है जिसे प्रभाविता का नियम कहते हैं, या फिर हम कहें लॉ ऑफ डोमिनेंस, यानी कि प्रभाविता का नियम। समझो इसको, ये जो प्रभाविता का नियम है या फिर पृथक्करण का नियम है या फिर स्वतंत्र अभिविवन का नियम है, आपको पता होगा कि मेंडल के नियम से बोर्ड के पेपर में क्वेश्चन कितने ज़्यादा पूछे जाते हैं। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो जब दो तुलनात्मक लक्षणों वाले पौधों में संकरण कराया जाएगा, एक लंबा लिया जाएगा और एक बौना लिया जाएगा। इन दोनों पौधों में जब संकरण कराया जाएगा तो जो लक्षण F1 पीढ़ी में, या हम इसको पहली पीढ़ी कहें, फर्स्ट पीढ़ी में अपने प्रभाव को प्रदर्शित कर पाती, यानी कि जो भी लक्षण अपने आप को प्रदर्शित कर पाता उन्हें प्रभावी लक्षण कहते हैं, जो कि हम पीछे पढ़ चुके हैं। और तथा इसी नियम को हम लोग प्रदर्शित कर पाता है उसे प्रभावी लक्षण कहते हैं। और यह जो एक नियम बन रहा है इस नियम को ही हम प्रभाविता का नियम कहते हैं। इस नियम को क्या कहते हैं हम? प्रभाविता का नियम कहते हैं। ठीक है, जैसे हमने लिया शुद्ध लंबा कैपिटल टी और शुद्ध बौना लिया स्मॉल टी। जब इन दोनों पौधों में हमने संकरण कराया, क्रॉस कराया, इनके सबसे पहले हमने युग्मक अलग किए, इन दोनों के युग्मक बने। जब हम इनमें संकरण कराए, इनमें जब क्रॉस कराया तो देखा क्या, एक कैपिटल टी स्मॉल टी बना, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। इस प्रकार का एक रेशियो बन रहा है। ये देखो, ना ही शुद्ध लंबे हैं और ना ही ये बौने, क्योंकि हमें पता है लंबा पौधा और बौने पौधे में जब हम संकरण कराएंगे इनमें जो प्रभावी होता है वो लंबापन प्रभावी होता है। ठीक है, तो ये पौधे जो होंगे सारे होंगे तो लंबे ही, बट शुद्ध लंबे नहीं होंगे, संकर लंबे होंगे। देखो, अर्थात सभी पौधे संकर लंबे हैं और यहाँ पर बौनापन क्या है? अप्रभावी है। यहाँ पर जो बौनापन है वो कैसे? अप्रभावी। तथा लालपन क्या है बच्चों? यहाँ पर प्रभावी है। ठीक है, यानी कि ये हो गया जो प्रभाविता का नियम है, लॉ ऑफ डोमिनेंस। ठीक है, तो प्रभाविता का नियम जब हम दो पौधों में संकरण कराएंगे तो क्या होगा? संकर लंबे बनेंगे और जब हम जो संकरण कराएंगे वो शुद्ध लंबा लेंगे और शुद्ध बौना भी लेंगे। आई होप आपको यहाँ तक जो मेंडल थे इनका जो प्रथम नियम था, जो प्रभाविता का नियम है, वो अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जो है बोर्ड के पेपर में पूछे जा सकते हैं, तो इसीलिए हमें इसे तैयार रखना है। ठीक है बच्चों, अब हम बात करते हैं अगला जो मेंडल का नियम है जिसे हम कहते हैं पृथक्करण का नियम।
तो देखो ये पृथक्करण का नियम वहाँ से स्टार्ट होता है जहाँ पर प्रभाविता का नियम का एंड होता है। ये पृथक्करण का नियम वहाँ से स्टार्ट होता है जहाँ पर प्रभाविता का नियम एंड होता है। देखो मेंडल ने कहा कि F1 पीढ़ी में संकर बनने पर दोनों जीन एक साथ साथ आ जाते हैं। हाँ ये बात सही है। जब हमने युग्मक बनाए हैं तो इसमें देखो स्मॉल टी और कैपिटल टी दोनों जीन एक साथ हैं। दोनों जीन क्या हैं? एक साथ हैं। कैपिटल टी का भी और स्मॉल टी का भी, यानी कि लंबा और बौना दोनों जीन एक साथ आ जाते हैं। किंतु उनमें से कोई एक जीन ही अपने लक्षण को प्रकट कर पाता है। इनमें से कोई एक जीन ही अपने लक्षण को प्रकट कर पा रहा है, यानी कि यहाँ पर कैपिटल टी वाला जो जीन है, लंबापन वाला जो जीन है, वही अपने आप को प्रकट कर पा रहा है। ठीक है। जनन द्रव्य में दोनों कारक साथ साथ रहते हैं। जनन द्रव्य में दोनों कारक साथ साथ रहते हैं। ठीक है, सही बात है। और युग्मक बनने के समय एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। जब हम इनके युग्मक बनाएंगे कैपिटल टी स्मॉल टी, तो दोनों अलग अलग हो जाएंगे। ठीक है, अर्थात दोनों विपरीत लक्षण इस प्रकार से एक दूसरे से पृथक हो जाने को ही मेंडल ने पृथक्करण का नियम कहा। इस प्रकार से दो विपरीत लक्षण है एक दूसरे से पृथक हो रहे हैं, इस नियम को ही इन्होंने पृथक्करण का नियम कह दिया। देखो हमने जब कैपिटल टी स्मॉल टी में संकरण करवाया तो हमारे पास कैपिटल और स्मॉल टी बना। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, दो पौधे ऐसे लेंगे स्मॉल और कैपिटल टी वाले दो, इनके दोनों के जीन अलग अलग करेंगे। जब हम युग्मक अलग अलग करके इनका जब संकरण कराएंगे तब हम देखेंगे एक रेशो बनेगा। कुछ तो हमारे कैपिटल टी के आ जाएंगे, कुछ तो स्मॉल टी कैपिटल टी मिक्सअप आ जाएंगे, कुछ सिर्फ स्मॉल टी आएंगे। यानी कि जब इसमें हम पृथक्करण का नियम लगाएंगे तो इसमें क्या होता है, कुछ तो शुद्ध लंबे बन जाएंगे, कुछ संकर लंबे बनेंगे और कुछ शुद्ध बौने बन जाएंगे। अगर हम इस दोनों का जीनोटाइप और फिनोटाइप लिखने का प्रयास करेंगे, लक्षण प्रारूप और जीन प्रारूप हम लिखेंगे, तब देखो जीनी प्रारूप, जीनी संरचना किस प्रकार, देखो शुद्ध लंबे, संकर और शुद्ध बौने, यानी कि 3:3:1 है, यानी कि 1:2:1। ये 2:1 जैसे, 1 इसका हो गया, 2 इसका हो गया, 1 इसका हो गया, यानी कि 2:1 जैसे, और ये दोनों डिफरेंट है, यानी कि 3 हो गया। तो 3 तरीके से 1:2:1 हो गया। वहीं पर लक्षण प्रारूप देखो, ए भी लंबे होंगे, ए भी लंबे होंगे। इन दोनों का लक्षण कैसा, लंबापन, और इसका लक्षण कैसा, बौनापन, यानी कि इसका जो फिनोटाइप होगा 3:1 होगा, यानी कि 3 प्रकार के 3 तो लंबे हैं और 1 इसका बौना होगा। तो बच्चों अगर हम बात करें बायोलॉजी के अंदर, तो बायोलॉजी के हमने कई सारे क्वेश्चंस आपको बता दिए और इसके आगे भी कई सारे क्वेश्चंस बायोलॉजी में अभी हमें पढ़ना बाकी है। तो अदर क्वेश्चंस का हम जो पढ़ा चुके हैं और एक प्लेलिस्ट बनी हुई है हमारे चैनल पर, वहाँ पर जाकर आप बायोलॉजी की पूरी प्लेलिस्ट देख सकते हैं। वहाँ पर आपको सारा पूरा कंप्लीट सिलेबस मिल जाएगा। अगर आप वो पूरी प्लेलिस्ट पढ़ लेते हैं तो मैं कहता हूँ आपको कोई भी क्वेश्चन पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप वो प्लेलिस्ट पूरा पढ़ लेना। अगर आप उस प्लेलिस्ट का PDF चाहते हैं तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में और दिया गया एक इंस्टाग्राम का लिंक है, उस पर आप हमसे कमेंट करके उस बायोलॉजी का PDF मंगा सकते हैं। बट उसका PDF आपको फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं दिया जाएगा, उसका आपसे एक छोटा सा अमाउंट लिया जाएगा, ओनली ऑन 99 रुपीज़ में वो आपको PDF दे दिया जाएगा। और वो PDF अगर आप पढ़ लेते हैं, मैं कहता हूँ आपको फेल होने की गारंटी मैं ले सकता हूँ। आपको पूरा PDF पढ़ लेना, आप फेल नहीं होंगे। अन्यथा आप पढ़ सकते हैं, वहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट सारा कंटेंट अवेलेबल है। इस तरीके से मैं पढ़ाता रहूँगा, उसका कोई भी आपसे कॉस्ट नहीं ली जाएगी। बट उसमें PDF का टाइपिंग का चार्ज बच्चों जब हम टाइप कराते हैं तो हमसे भी पड़ता है, तो इसीलिए आपसे लिया जा रहा है। अन्यथा कोई मेरा वो नहीं, हमसे अगर फ्री में कोई टाइप कर दे, आप में से कोई स्टूडेंट अगर फ्री में टाइप कर देगा तो मैं फ्री अवेलेबल करवा दूँगा, मेरी गारंटी है। बट हमसे टाइपिंग का चार्ज पड़ रहा है, तो इसीलिए बच्चों मैं वहाँ पर आपसे चार्ज ले रहा हूँ, अन्यथा मेरा कोई चार्ज लेने का कोई मकसद नहीं है। ठीक है बच्चों, आप लोगों को क्या करना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ पर बहुत सारे वीडियो आप देख लेना। मैं कहता हूँ बायोलॉजी की टेंशन आपको लेना ही नहीं रहेगा। आई होप आज के इस वीडियो में जो भी हमने पढ़ा है अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। कोई डाउट रहता तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमसे डेफिनेटली पूछ सकते हैं। कोई भी डाउट रहता हम उस सभी क्वेश्चंस का जवाब आपको 24 घंटे के अंदर दे देते हैं। आप लोग देखते हैं, कई बच्चों ने कमेंट भी पूछा है, सारे जवाब दे देते हैं। जो कुछ भी मांगता है सारा कुछ आपको मिल जाता है, बस आपको कमेंट कर देना है। अगर आपके मन में कैसा भी डाउट होता है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चों, आप लोग पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। अगर आपके मन में कोई डाउट, कोई क्वेश्चन है, डेफिनेटली हमसे पूछिए। हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।